डिटेल्स दिया है, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप। कभी भी आपको डेटाबेस में कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ डाउट्स है इंटरव्यू फेस करने के लिए, कोई भी कंपनी आता है, कोई भी डाउट्स आपका मन में है, मुझे आप अप्रोच कर सकते हो इधर थ्रू मेल और फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप में भी, इसलिए मैं दिया हूँ आपको जानकारी के लिए। ये स्लाइड्स क्लास के बाद मैं ग्रुप्स में डालूंगा, द कंसर्न्ड कोऑर्डिनेटर्स विल शेयर इट विथ, ओके। सो आज मैं करने वाला हूँ, ऑल्दो आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ, टीसीएस सीटीएस में डेटाबेस का एक स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया है, बट इसमें जो भी इंपॉर्टेंट होता है मैं कंपाइल करके बनाया। पहला पार्ट में करने वाला हूँ वो है बेसिक्स ऑफ डेटाबेस एंड एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सीएसआईटी बच्चों ने काफ़ी उसमें लैब भी किया होगा, पहले आपने पढ़ाई भी किया होगा। ओके, फर्स्ट पार्ट मेरा है वो बेसिक्स ऑफ डेटाबेस एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में कुछ बेसिक्स जो भी आप लोगों को इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में और कुछ क्वेश्चंस भी आ सकता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ थियोरेटिकल डिस्कशन करूंगा विद सम एग्जांपल्स। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पार्ट होगा, पूरा मैं क्वेश्चंस कुछ तैयार किया हूँ, उसका रिलेवेंट आंसर्स भी बेस्ड ऑन डेटाबेस एंड एसक्यूएल में, क्यों जो जो भी इंपॉर्टेंट होता है आपको इंटरव्यू और टेस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी शेयर करके एक्सप्लेन करूंगा। मेरा तीसरा पार्ट होगा आज का डिस्कशन, वो थोड़ा मैं जानकारी देना चाहता हूँ जेडीबीसी और ओडीबीसी के बारे में, क्योंकि डेटाबेस में कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस आर ऑल ये 3 टॉपिक्स होगा मेरा आज का एजेंडे का डिस्कशन का, ओके। अब मैं धीरे से शुरू करता हूँ। मैं फर्स्ट पार्ट आई विल इंट्रोड्यूस, क्योंकि ज़्यादा लोग डेटाबेस बहुत पहले अपने पिछले सेमेस्टर्स में आपने पढ़ाई किया होगा, थोड़ा बेसिक्स भूल गया होगा, सो दैट आई वांट टू टच अपॉन दैट। डेटाबेस क्या होता है? पहला, डेटाबेस क्या होता है, इसका मतलब है जो भी जानकारी, इंफॉर्मेशन इज नॉट यूजफुल इफ नॉट ऑर्गेनाइज। डेटाबेस की तरफ से आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज करके एक अच्छी तरफ से आप उसको आगे लेकर जाएंगे, उसके लिए आपको डेटाबेस की जरूरत है। उसका बेस होता है डेटा। डेटा को रॉ फैक्ट बोलते हैं। जो भी आप अनस्ट्रक्चर्ड में है उसको लेकर, आप उस अनस्ट्रक्चर्ड को डेटा में लेकर, डेटा इनपुट की तरफ कंपेयर होता है, उसको इंफॉर्मेशन की तरफ कन्वर्ट किया तो उसको स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं, और वी कॉल इट एज ऑर्गेनाइज्ड उसको बोलते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये तरीका होता है, ये सबको लेकर इनपुट की तरफ से डेटा अरेंज करके उसको सॉर्ट करके सही ऑर्डर में करना है, सॉर्ट करके ऑर्गेनाइज करके उस डेटा को कई तरफ आपको स्टोर करना है। उसके लिए वी यूज ए टर्म कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक मेन कंपोनेंट्स होता है, वो हार्डवेयर से शुरू होता है, अगला होता है सॉफ्टवेयर, देन डेटा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, यूजर्स होता है, प्रोसीजर्स होता है। ये सब सीएसआईटी को पहचान है, बट इसी बच्चे भी हैं, उसको ध्यान में रखकर थोड़ा बेसिक्स करना पड़ेगा, वो चीज वो बहुत जरूरी होगा। हार्डवेयर जो होता है आपको पता है, वो अंदर की तरफ होता है, फिजिकल उसको बोलते हैं। सॉफ्टवेयर जो आप प्रोग्राम लिखते हो, वो यूजर को आप एक्सेस करने के लिए राइट्स देते हो, अपडेट करने के लिए जो भी है डेटा, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। डेटा मैंने अभी बोला था, वो एक रॉ फैक्ट होता है अनस्ट्रक्चर्ड में, उसको लेकर आप जानकारी इंफॉर्मेशन में बदलना पड़ेगा। यूजर्स का मतलब दो तरफ होता है, एक एंड यूजर्स होता है जो डेटाबेस को एक्सेस करता है, और दूसरी तरफ यूजर को बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम लेवल यूजर्स। वो लोग
मेन प्रोग्राम में काम करता है। एंड यूजर्स जो होता है वो एंट्री लेवल काम करता है, सिस्टम में कुछ की इन करना, उसको हम एंड यूजर्स बोलते हैं। लास्ट कंपोनेंट होता है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स का मतलब है जो भी रूल्स आप डिफाइन करते हो उसको सब यूजर्स जो भी उस सिस्टम में बैठकर काम कर रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर्स, वी कॉल इट। नेक्स्ट, डेटाबेस आर्किटेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें कुछ थ्योरेटिकल भी आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। 3 लेवल का आर्किटेक्चर होता है। पहला लेवल का नाम है इंटरनल लेवल, दूसरा लेवल होता है कॉन्सेप्चुअल लेवल, उसको बोलते हैं। तीसरा लेवल को बोलते हैं, वी कॉल इट एज एक्सटर्नल लेवल। इंटरनल लेवल जो होता है जो फिजिकली अंदर की तरफ, फिजिकल हार्डवेयर की तरफ इंटरेक्ट होता है, उसको इंटरनल लेवल बोलते हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल का मतलब इसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, इसमें जो भी डेटा को चाहिए आप उसको डिफाइन करेंगे। या डेटा मॉडल का मतलब होता है जो भी आप डेटा की तरफ से रिलेट कर रहे हैं उसका क्या रिलेशनशिप बनना है, वो सब उसको डिफाइन करेंगे डेटा मॉडल में। नेक्स्ट, जो भी इंटरमीडिएटरी लेवल, इसका मतलब है दैट फ्री यूजर्स फ्रॉम डीलिंग विद इंटरनल लेवल। जहां यूजर्स खाली होता है उसको डेटा कुछ एलोकेट करके उसको काम करने में मदद मिलता है, तब आप इस लेवल को बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल भी कॉल। तीसरा लेवल होता है एक्सटर्नल लेवल, उसको बोलते हैं। इसमें मेन काम क्या है, इसको यूजर्स को जो भी जानकारी चाहिए इस लेवल के थ्रू उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं बाकी लोगों से, इसके लिए ये लेवल यूज करते हैं, वी कॉल इट एज एक्सटर्नल लेवल। इसको शॉर्ट फॉर्म में वी कॉल इट एज 3 स्कीमा आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं। 3 स्कीमा होता है, इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल। नेक्स्ट, डेटा मॉडल के बारे में थोड़ा आपको जानकारी भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं हमेशा, व्हाट इज द डेटा मॉडल। कुछ लोग बोल नहीं पाएंगे डेटा मॉडल, अगर आपको पता है तो तभी आपको डिफरेंट डेटा मॉडल्स के बारे में पता चल जाएगा। पहला, डेटाबेस मॉडल क्या होता है, ये डिफाइन करता है लॉजिकल डिजाइन ऑफ डेटा। जैसे मैंने बोला, आज आप एक स्टूडेंट क्रिएट कर रहे हो, एम्प्लॉय, उसका एट्रीब्यूट्स है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब है। वो एम्प्लॉय नंबर से एम्प्लॉय नेम कैसे रिलेट होता है, नेम से जॉब कैसे रिलेट होता है, इन सबको दिखाने के लिए भी अप्लाई मॉडल कॉल्ड डेटाबेस मॉडल, उसको बोलते हैं। ये 3 तरफ का इंपॉर्टेंट मॉडल्स होता है, इसके आगे भी है ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप भी बोलते हैं, बट ये 3 बहुत जरूरी है। हायरार्किकल मॉडल एक होता है, नेटवर्क मॉडल होता है, तीसरा होता है रिलेशनल मॉडल। हम एक एक को देखेंगे विद एग्जांपल्स। ये इंटरव्यू में हमेशा पूछते हैं ऐसे सवाल भी, जैसे आपको पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन हायरार्किकल मॉडल एंड नेटवर्क मॉडल, देन व्हाट इज रिलेशनल मॉडल। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इन सभी प्रकार के डेटाबेस इंटरव्यूज में पूछते हैं एक्चुअली, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला हम देखेंगे हायरार्किकल मॉडल क्या होता है। जो भी मॉडल आप एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में बनाते हो, ट्री का मतलब पेरेंट टॉप लेवल में होता है, मिडिल में होता है पेरेंट चाइल्ड, रूट टॉप लेवल में होता है, रूट को टॉप लेवल बोलते हैं, मिडिल में होता है पेरेंट, नीचे होता है चाइल्ड। जो भी रूट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के हिसाब से अरेंज होता है उस मॉडल को हम बोलते हैं हायरार्किकल मॉडल। इसमें क्या देखने को मिलता है आपको, डेटा और ऑर्गेनाइज्ड इन एन अपसाइड ट्री, यहाँ देखने को मिल रहा है, देखो ये वर्डिंग्स ट्री की तरफ अरेंज होता है, यहाँ देख लीजिए, डेटा और अरेंज इन अपसाइड डाउन ट्री स्ट्रक्चर में होता है। ये डायग्राम में आपको देखने को लग रहा है ट्री की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई दिस मॉडल इज कॉल्ड, इसको हायरार्किकल मॉडल बोलते हैं। और इसमें हर एक एंटिटी का एक पेरेंट होता है और बहुत सारे चिल्ड्रंस होता है, इसको देखने को आपको लग रहा है ये बहुत सारे, ये एक मेन है रूट लेवल, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड लेवल उसको बोलते हैं। ये बहुत पुराने मॉडल है, अब यूज नहीं हो रहा है। अगला मॉडल होता है उसका नाम है नेटवर्क मॉडल बोलते हैं। हायरार्किकल नेटवर्क में क्या अंतर होता है, हायरार्किकल में ट्री स्ट्रक्चर होता है, जो भी रूट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के हिसाब से अरेंज होता है उसको हायरार्किकल मॉडल बोलते हैं। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, सभी ग्राफ की तरफ अरेंज होता है, नोड्स एडजस्ट होता है, यहाँ देख रहे हो आप लोग लाइंस ड्रा हुआ है सबके अंदर, ये सब ग्राफ की तरफ एक एक एज को दूसरी एज को पॉइंट हो रहा है, उस मॉडल को वी कॉल इट एज नेटवर्क मॉडल बोलते हैं।
ये भी बहुत पुराने मॉडल, अपडेट हो गया है। आज के जमाने में आप लोग देखा है द मोस्ट कॉमन मॉडल अवेलेबल इज विच इज कॉल्ड रिलेशनल मॉडल। यहाँ थोड़ा टाइम मैं स्पेंड करता हूँ, ये बहुत इंटरव्यूज में हमेशा पूछते हैं व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए रिलेशनल मॉडल, क्यों बोलते हैं। इसमें आपको जवाब देना पड़ेगा बिकॉज ये रिलेशनल मॉडल क्यों बोलते हैं, डेटा इज अरेंज्ड इन ए फॉर्म ऑफ ए टेबल। टेबल के यहाँ आप एग्जाम्पल देख रहे हो, टेबल्स, 4 टेबल्स बना है, टेबल फॉर्म में होता है, कंप्राइजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स सेक्शन। इस डेटा को अरेंज करके आप जो भी 2 डायमेंशनल टेबल्स में डालते हैं उसका नाम होता है रिलेशंस, वी कॉल इट एक्शन। ओके, रिलेशनल उसका नाम क्यों है, इसका नाम रिलेशनल क्यों रखा, ये टेबल्स वेल डिफाइंड फॉर्म में अरेंज होता है इसलिए उसका नाम रिलेशनल रखा। ठीक है, अभी तक मेरा आवाज आपको पहुंच रहा है, आपको एबल टू हियर, एनीवन कैन टेल मी, कोई एनीवन स्टूडेंट, आप सुन पा रहे हो या नहीं? एनीवन स्टूडेंट आर एबल टू हियर माय वॉइस? यस सर, नो? एनीवन स्टूडेंट अनम्यूट करके बोलो यस, सुन पा रहे हो नहीं? Yes or no? Yes, sir. Okay, okay. Shall I continue? Yes, sir. Okay, okay. So एक और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, रिलेशनल मॉडल क्यों पूछते हैं, आपको इंटरव्यू में पूछा है तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा। पहला पॉइंट मैंने बोला, डेटा टेबल के, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, टेबल्स को हम बोलते हैं रोज एंड कॉलम्स। दूसरा जवाब, इसका 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट होता है इट सपोर्ट्स रिलेशनल अलजेब्रा एंड रिलेशनल कैलकुलस, ये बोलना चाहिए। तीसरा पॉइंट है इट सपोर्ट्स कॉर्ड रूल्स, ईएफ कॉर्ड का रूल्स आपने 12-13 रूल्स पढ़ा होगा, ये भी सपोर्ट करता है। इस 3 पॉइंट्स को आपको बोलना पड़ेगा, ये 3 सेटिस्फाई होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए, इसको रिलेशनल मॉडल बोलते हैं। ऐसे जवाब आपको देना पड़ेगा, देन ओनली द इंटरव्यूअर विल एडमिट इट इज ए, वो सही आंसर वो मानेंगे। कुछ लोग आधा आधा जवाब देते हैं, दे विल नॉट एग्री, तो सही तरफ से आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल शेयर करता हूं कैसे होता है, यहां देख लीजिए, एक टेबल है कोर्सेस, उसमें कोर्स नंबर होता है, कोर्स नेम होता है, यूनिट होता है। इस नंबर, कोर्स नेम, यूनिट, इन तीनों को हम वी कॉल इट एज, ईच वन इज एट्रीब्यूट उसको बोलते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी टेबल में बहुत डेटा दिया है आपको, इसमें आपको एक और क्वेश्चन भी पूछ सकता है। वन मोर थिंग दे कैन आस्क, व्हाट इज कॉल्ड एज ए टपल? इफ आई आस्क द आंसर, एनीबॉडी कैन टेल मी टपल्स का दूसरा नाम क्या है? टपल्स को क्या बोल सकते हैं? एनीवन? टपल्स कैन आल्सो बी कॉल्ड एज, एनीवन रिकलेक्ट? जिसको मालूम हो आप जवाब दे सकते हैं। सिर्फ टपल्स को बोल सकते हैं रोज, कॉलम्स को बोल सकते हैं एट्रीब्यूट्स, वी कॉल इट एक्शन। ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? जो भी जितने रोज आप, एक टोटल नंबर ऑफ रोज जितना आप अरेंज करोगे उसका नाम होता है, वी कॉल इट एज कोऑर्डिनैलिटी ऑफ द रिलेशनशिप। जो नंबर, बहुत सारे कॉलम्स आप बनाते हो, उस सभी कॉलम्स को मिलाकर वी कॉल इट एज डिग्री ऑफ द रिलेशन, उसको बोलते हैं। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछेंगे आप लोगों को। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन आपको पता है, टेबल सब देख लिया आपने, उसका क्या क्या मेन ऑपरेशंस होता है उसको मालूम होना पड़ेगा। रिलेशंस में क्या क्या ऑपरेशंस यूज करते हैं। पहला ऑपरेशन होता है इंसर्ट ऑपरेशन। इसका मेन पर्पस क्या है? ये यूनरी ऑपरेशन बोलता है। यूनरी का मतलब एक ही ऑपरेशन होता है। इसका मेन काम क्या होता है? जो भी रो होता है, इंसर्ट न्यू टपल इनटू द रिलेशन। यहाँ देख लीजिए, कोर्स एक टेबल इंसर्ट करके उसमें कुछ आप डिटेल्स डाल रहे हो। ओनली जो भी रोज होता है उसका रिलेवेंट आप इंसर्ट करके और रिलेशन में बनाते हो। उसके लिए वी यूज एन ऑपरेशन कॉल्ड इंसर्ट ऑपरेशन यूज होता है। नेक्स्ट, अगला ऑपरेशन को बोलते हैं डिलीट ऑपरेशन। यह भी एक यूनरी ऑपरेशन, यूनरी का मतलब एक ही होता है,
जो भी आप रोज को उसको निकालना है या डिलीट करना है वो रिलेशन से डिलीट कर देगा। दैट इज द पर्पस ऑफ डिलीट ऑपरेशन। तीसरा होता है अपडेट। अपडेट का मतलब होता है अपडेट का मेन काम, ये भी सिंगल ऑपरेशन है। जो भी वैल्यूज को आपको अपडेट चेंज करना है, कुछ एट्रीब्यूट्स को, जैसे मान लीजिए कोर्स नेम एक एट्रीब्यूट है और यूनिट में कुछ बदलना है, अपडेट करना है डिटेल्स, उसके लिए भी यूज एन ऑपरेशन कॉल्ड अपडेट ऑपरेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है सेलेक्ट ऑपरेशन। इसके थ्रू आप टेबल में जो डिटेल्स हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। कोई एग्जांपल्स भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। सेलेक्ट भी एक ही ऑपरेशन होता है, यूनरी। इसका मेन काम क्या होता है, जो भी आप यूज करते हो उसको सेलेक्ट करना है। जो भी रोज और रिलेशन की तरफ से आपको सेलेक्ट किया है तो उसका पूरा वैल्यूज आपको मिल जाता है। उसके लिए आप एक ऑपरेशन यूज करते हो, उसका नाम है सेलेक्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन प्रोजेक्ट बोलते हैं। ये सब रिलेशनल अलजेब्रा का ऑपरेशन है प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है, ये एक रिलेशन आप क्रिएट कर रहे हो, उसको उसमें एक रोज होता है, टपल, ईच टपल का मतलब रो, उसमें बहुत कम एट्रीब्यूट्स होता है, पर उसको आपको शो करना है। जैसे यहाँ देख लीजिए आप, एक टेबल है कोर्सेस। इस कोर्सेस में मैं प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ सिर्फ नंबर और यूनिट, तो इतना ही दिखाना चाहता हूँ। उसके लिए भी यूज एन ऑपरेशन कॉल्ड प्रोजेक्ट ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन इज कॉल्ड join operation. एक मिनट आप इसको देखते रहो, 2 सेकेंड में। ओके, सो ये होता है जॉइन ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बोलते हैं जॉइन ऑपरेशन। ये टेबल्स के लिए बहुत जरूरी है। मान लीजिए जॉइन ऑपरेशन को यूज करते समय अब एक टेबल है तो आप जॉइन ऑपरेशन नहीं यूज कर पाएंगे। इसके लिए मोर देन 1 टेबल होना चाहिए, तभी आप जॉइन ऑपरेशन को यूज कर पाओगे। ये भी एक सिंगल ऑपरेशन है। इसका मेन पर्पस क्या है, जो भी दो रिलेशंस दो टेबल्स में हैं उसको आप कंबाइन करके एक जो भी कॉमन एट्रीब्यूट्स होता है उसको लेकर आप उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ। ज्वाइन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में ऐसे सवाल आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ज्वाइन ऑपरेशन, आपको ये बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूनियन ऑपरेशन। इसका मेन काम क्या होता है, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन ही है। मेन पर्पस क्या होता है, इट क्रिएट्स अ न्यू रिलेशन। यूनियन का मतलब है इन विच ईच टपल, टपल का मतलब रो मैंने बोला, इज एदर इन द फर्स्ट रिलेशन, द सेकेंड रिलेशन और इन बोथ। जो भी आपके पास दो टेबल्स हैं उन दोनों को कंबाइन करके मर्ज करके एक साथ बनाना है, उसके लिए यूज एन ऑपरेशन कॉल्ड, उसको बोलते हैं यूनियन ऑपरेशन। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन। यूनियन इंटरसेक्शन में थोड़ा फर्क होता है। इंटरसेक्शन में जो होता है, जो कॉमन निकालना पड़ेगा, दोनों टेबल में जो कॉमन होता है उसको निकालना पड़ेगा, दैट ये यूज करते हैं इन एन ऑपरेशन कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑपरेशन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस होता है। डिफरेंस में क्या होता है, ए माइनस बी बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। इसका मतलब है
ये में एक टेबल होता है, बी में एक होता है, उसको डिफरेंस निकालना है तो आपको यहाँ देख रहे हो दो टेबल्स दिया है आपको. फॉर एग्जाम्पल यू सी create a new relation where the new tuples are the first relation but not in the second. ये अगर जो भी आपको रिलेशन में एक पहले में हो गया है तो पहले टेबल में, वो दूसरे में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तभी आप डिफरेंस को अप्लाई कर पाओगे. देन कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी तक मैंने डेटाबेस का कुछ जो भी बेसिक्स है उसको इंट्रोड्यूस किया आप लोगों को. अगला पार्ट है जो बेसिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है डेटाबेस के लिए. एक लैंग्वेज होता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. इन शॉर्ट उसको बोलते हैं एसक्यूएल वी कॉल इट. ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है मोस्ट ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस. जैसे ऑरेकल मोस्ट कॉमनली आप लोग ऑरेकल में किया होगा, ऑरेकल इन्फॉर्मिक्स होता है, साइबेस होता है. मोस्ट ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस वो सब इस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं. मोस्ट ऑफ द क्वेरी आप लोग सुनते रहो. नाउ इट विल बी नाउ इट इज ओके. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये डिक्लेरेटिव लैंग्वेज होता है. इस लैंग्वेज के थ्रू जो भी क्वेरीज होता है उसको आप डिक्लेयर करते हो. इसके अलावा वेयर यूजर्स डिक्लेयर व्हाट दे वांट, जो भी आपको चाहिए आप डिक्लेयर कर सकते हो विदाउट हैविंग टू राइट ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप चेंज करो. यहाँ प्रोग्रामिंग जैसा पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं. जो भी एक क्वेरी में 2 और 3 लाइन में आप क्वेरी सप्लाई किया है तो आपको इसका सॉल्यूशन आउटपुट मिल जाएगा. इसीलिए उसका नाम बोलते हैं, इसको रखा है डिक्लेरेटिव लैंग्वेज बोलते हैं उसको. देन ये एसक्यूएल जो होता है ये ऑरेकल कॉर्पोरेशन में पहला इंप्लीमेंट हुआ. आप लोगों को पता है ऑरेकल कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर्स यूएस में है, बाकी सारे इंडिया में बहुत सारे ब्रांचेस भी है. बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल एमएनसी. ओके नेक्स्ट, इसका मैं अभी तक बोल रहा था, अभी मैं एग्जांपल्स बोल दूंगा. इंसर्ट का क्या होता है? इंसर्ट बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में. इसका सिंटैक्स होता है इंसर्ट इनटू रिलेशन नेम, टेबल नेम देकर वैल्यूज देना पड़ेगा. जैसे आप एग्जांपल यहाँ देख रहे हो, मेरे पास टेबल्स है, मैं इंसर्ट टेबल का नाम है कोर्सेस. वैल्यूज कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चे क्या गलती करते हैं मेनली लैब में करते समय भी, मोस्टली इंसर्ट इनटू डाल देते, टेबल नेम सही डाल देते, वैल्यूज छोड़ देते, उसके लिए आपको एरर दिखाई दे. वैल्यूज कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रैकेट्स में आपको वैल्यूज देना पड़ेगा. जैसे नंबर, कोर्स नंबर का वैल्यू है, ये कोर्स नेम का वैल्यू है, यूनिट का वैल्यू. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन डिलीट होता है. डिलीट में कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, वो फ्रॉम कीवर्ड छोड़ देते हैं बच्चे. दैट विल रिजल्ट इन एरर. सो डिलीट फ्रॉम रिलेशन नेम वेयर क्राइटेरिया देना पड़ेगा. यहाँ देख लीजिए एग्जांपल्स. डिलीट फ्रॉम कोर्सेस टेबल का नाम है, वेयर कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नंबर इक्वल टू CIS19. जहां भी नंबर CIS19 होगा वो लोकेट करके उसको डिलीट कर देते. दैट इज द पर्पस ऑफ डिलीट कमांड. देन अपडेट, यहाँ भी बहुत बच्चे गलती करते हैं. सेट कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे भूल जाते हैं उसको देने के लिए. अपडेट रिलेशन नेम सेट देना ही पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड. एट्रीब्यूट 1 इक्वल टू वैल्यू 1, एट्रीब्यूट 2 इक्वल टू वैल्यू 2 देना पड़ेगा. वेयर क्राइटेरिया देना पड़ेगा. एग्जाम्पल देख लीजिए. अपडेट कोर्सेस उस टेबल का नाम है, नेम ऑफ द टेबल. सेट कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट इक्वल टू 6.
सो जहां भी यूनिट इक्वल टू 6 होता है वो नंबर अपडेट होता है वेयर नंबर इक्वल टू CIS 51। सो ये CIS 51 में आप गया है तो यहाँ देख सकते हो आप इन सेकंड टेबल यू कैन सी हियर CIS 51 में ये 6 अपडेट हो गया। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस अपडेट। थोड़ा आपको बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, CSIT के बच्चे में थोड़ा रिकलेक्ट भूल गया भी होगा आप लोग, थोड़ा बेसिक्स याद दिलाकर नेक्स्ट पार्ट में आई विल बी टेकिंग यू टू द क्वेश्चन एंड आंसर एंड इंटरव्यू के लिए भी आपको पैरेलली तैयारी कर दूंगा। जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन पढ़कर उसका करस्पॉन्डिंग आंसर भी दे दूंगा, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आप इंटरव्यू में फेस करने में आप लोगों को बहुत ईजी हो जाए। नेक्स्ट ऑपरेशन एज आई टोल्ड यू इट इज कॉल्ड सेलेक्ट ऑपरेशन। इसका सिंटैक्स होता है सेलेक्ट फ्रॉम रिलेशन एंड हाइफन नेम वेयर क्राइटेरिया होता है। लुक एट दिस एग्जांपल ऑल ऑफ यू, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेस। अगर स्टार दिया है तो उसका मतलब है कोर्सेस में सभी जितने हैं उसको पूरा रिट्रीव करेंगे वेयर यूनिट इक्वल टू 5। जहाँ भी यूनिट 5 होता है उसके सारे डेटा को रिट्रीव करके इट विल गिव द कंप्लीट आउटपुट। दैट्स व्हाई दैट वर्ड स्टार। इस स्टार को आप हटाकर कोई भी सिंगल एट्रीब्यूट देना है तो वो भी दे सकते हो, उसका आउटपुट आपको मिलेगा। सेलेक्ट का अलग अलग तरीका है कैसे देना है। एज आई टोल्ड यू प्रोजेक्ट, ये एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करके रिलेशन नेम से डाल देते हैं। कैसे करेंगे उसको यहाँ देख लीजिए, मैंने पिछले अभी एक्सप्लेन किया आपको। जैसे आपको नंबर और यूनिट को प्रोजेक्ट करना है उसको कैसे सेलेक्ट स्टेटमेंट देंगे आप लोग, सेलेक्ट नंबर कमा यूनिट फ्रॉम कोर्सेस। कोर्सेस उस टेबल का नाम है। देन अब जो भी नंबर यूनिट में डेटा होता है वो डिस्प्ले होता है उस टेबल, कोर्सेस के टेबल में पूरा डिटेल सबको मिलेगा। नेक्स्ट इज ज्वाइन। इसका एग्जांपल आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ। यहाँ सेलेक्ट एट्रीब्यूट लिस्ट फ्रॉम रिलेशन नंबर 1 कमा रिलेशन नंबर 2 वेयर क्राइटेरिया यहाँ भी देना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए आप लोग ज्वाइन का एग्जांपल। मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ कोर्सेस का टेबल। उसका एट्रीब्यूट्स होता है नंबर कमा कोर्स नेम यूनिट कमा प्रोफेसर फ्रॉम द टेबल का नाम है कोर्सेस कमा थॉट बाय, दूसरा टेबल का नाम है थॉट बाय। यहाँ दो टेबल मैंने रखा है देखो। मैंने पहले ही बोला आपको ज्वाइन यूज करते समय आपको एक टेबल से काम नहीं चलेगा, मिनिमम वी शुड हैव 2 tables, देन ओनली वी कैन डू द ज्वाइन ऑपरेशन। यहाँ मेरा पहला टेबल का नाम है कोर्सेस, दूसरा टेबल का नाम है थॉट बाय। अगर 2 टेबल्स को मैं मर्ज कर रहा हूँ, इसमें वेयर कंडीशन में ध्यान दीजिए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। यहाँ देख लीजिए आप लोग, दिस वन आई एम हाइलाइटिंग हियर। यहाँ आप देखो अगर आप वेयर कंडीशन में ज्वाइन को अप्लाई करते समय एक बात अब हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, दोनों टेबल्स में आपको वो प्रेजेंट होना चाहिए, उसका प्रेजेंस होना चाहिए, तभी आप ज्वाइन कर पाओगे, तभी रिट्रीव करके आपको उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज मिलेगा टेबल। यहाँ देखो कोर्सेस टेबल में कोर्सेस डॉट एनओ दे रहा हूँ। आई टेल यू द मीनिंग ऑफ डॉट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में पूछेंगे आप। कोर्सेस डॉट एनओ इक्वल नंबर इक्वल टू थॉट हाइफन बाय डॉट नंबर। ये डॉट होता है अलाइस, उसको बोलते हैं। अलाइस का मतलब इट इज ए सब्स्टिट्यूट। जो भी आप अलाइस का मतलब होता है दोनों टेबल्स में अगर वो एट्रीब्यूट प्रेजेंट है तो आप अलाइस देकर उसको करस्पॉन्डिंग टेबल से लिंक करके और उसको डाला तो यू गेट द मैचिंग वैल्यूज, उसका आउटपुट भी मिल सकता है। सो टेबल में एक की फीचर है ज्वाइन यूज करते समय वी मेक यूज ऑफ ए वर्ड, उस शब्द का नाम है अलाइस। अलाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ज्वाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है यूनियन ऑपरेशन। ये मैंने बोला है आपको पहले ही, 2 टेबल्स को जो भी वैल्यूज होता है दोनों को मर्ज करके इट विल डिस्प्ले एज ए आउटपुट की तरफ देता है। सिंटैक्स देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिलेशन नंबर 1। वो यूनियन कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको डालना पड़ेगा। यूनियन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिलेशन नंबर 2।
एक एग्जांपल देखेंगे इसका। वी आर हैविंग अज्यूमिंग दो टेबल्स है मेरे पास। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CIS-15 रोस्टर। यूनियन कीवर्ड इंपॉर्टेंट होता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CIS-52 रोस्टर। इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बच्चे हमेशा क्या गलती करते हैं यूनियन यूज करते हैं। इसमें पहले टेबल में तीन रखते हैं, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम होता है। सेकंड टेबल में स्टूडेंट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के अलावा इफ दे कीप ओनली स्टूडेंट नेम एंड फर्स्ट नेम, मिसमैच हो जाएंगे। इट विल नॉट हेल्प यू, आउटपुट आपको सही तरह से नहीं मिलेगा। मैचिंग होना चाहिए। यहाँ 3 रखा है तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा, तभी यूनियन करके उसका कंबाइन करके वैल्यूज आपको आउटपुट की तरफ मिलेगा व्हेन यू यूज द सेलेक्ट ऑपरेशन। इंटरसेक्शन मैंने बोला कॉमन को निकालते हैं दोनों टेबल्स में, वो कॉमन जो भी आता है उसको डिस्प्ले होता है। इसका एक एग्जांपल देखेंगे, ये आप लोग देख लीजिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CIS-15 रोस्टर। इंटरसेक्शन कीवर्ड देना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CIS-52 रोस्टर। इंटरसेक्ट किया है तो दोनों में जो कॉमन है उसका डिस्प्ले होता है। इसमें आप देख लीजिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टूडेंट आईडी, दोनों में जो कॉमन दोनों टेबल्स में है उसका आउटपुट यहाँ डिस्प्ले होता है। दैट्स व्हाई वी यूज इंटरसेक्शन। डिफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जांपल की तरफ से। अब अगर आपको थियरी समझ में नहीं आए तो एग्जांपल में ध्यान दिया है तो थोड़ा आपको समझने में बहुत ईजी हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिलेशन नंबर 1, माइनस कीवर्ड देना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिलेशन नंबर 2। यहाँ देख लीजिए एग्जांपल, जैसा मैंने बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CIS-15 रोस्टर, माइनस कीवर्ड देना पड़ेगा। दूसरा टेबल का नाम है CIS-52 रोस्टर। इसमें डिफरेंस जो भी आपको मिल रहा है, पहले टेबल में जैसे आपने बोला अगर प्रेजेंट है तो दूसरे में वो नहीं होना चाहिए, ऐसे लेकर मैचिंग करके इट विल गिव यू द आउटपुट हियर। तो दिस इंटरसेक्शन, सॉरी, क्या डिफरेंस यहाँ मिलेगा। Here I have to change it. This is example for different section. Next. Now इतना जानकारी आपको मिल गया। I introduced the basics of database, कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का बेसिक्स भी बोल दिया। नेक्स्ट यू शुड नो, मैंने 3 मॉडल अभी डिस्कस किया आप लोगों को डेटाबेस मॉडल्स में। हायरार्किकल के बारे में बोला, उसमें क्या होता है। नेटवर्क मॉडल में बोला, उसमें क्या होता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल मैंने बोला, रिलेशनल मॉडल बोला, उसके बारे में भी आपको बोल दिया। और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, अब लेटेस्ट आप देखा है तो सम मोर मॉडल्स विल डिस्कस। पहला उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, उसको बोलते हैं। ये सब बहुत जानकारी आपको लेना पड़ेगा, कहीं भी आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। इसका मतलब नहीं आप हायरार्किकल नेटवर्क और रिलेशन पढ़कर जाए यही पूछेगा, ये भी पूछ सकते हैं। दिस आर ऑल पार्ट ऑफ द डेटाबेस, DBMS। सो अदर मॉडल्स में भी आपको सवाल पूछ सकते हैं, सो आपको जानकारी मिलना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का मतलब जो भी हमने देखा प्रीवियस मॉडल, रिलेशनल मॉडल, उसके बेस पर ये मॉडल आता है, इसको बोलते हैं, वी कॉल इट एज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मॉडल। इसमें क्या होता है, जो भी डेटा होता है दे आर स्टोर्ड इन सेवरल कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट थ्रू द इंटरनेट। एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास 5 सिस्टम है, 5 सिस्टम अलग अलग जगह पर पड़ा है, एक मेन सर्वर है वो आपके पास, बाकी सारे 4 अलग अलग जगह पर पड़ा है। ये डिटेल्स जहां आप मेन में मेंटेन कर रहे हो, बाकी 4 में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है इवनली। वो सेटअप को वी कॉल इट एज डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सेटअप बोलते हैं। सब जगह वो अलग अलग जगह है तो वो अलग जगह में कनेक्ट होता जाता है, कम्युनिकेट होता जाता है। इसको करने के लिए वी यूज 2 टेक्निक्स, फ्रेगमेंटेशन और रेप्लिकेशन बोलते हैं। इसमें थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको। फ्रेगमेंटेशन क्यों यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में, बहुत सारे डेटा होता है आपके पास, मान लीजिए बहुत सारे डेटा है, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके सेग्रीगेट करेंगे, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है,
रेप्लिकेशन जो भी आप डेटा मेंटेन कर रहे हो उसका कॉपी लेकर दूसरे में आप डाल दोगे, उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स रेप्लिकेशन का दूसरा नाम है मिरर इमेज उसको बोलते हैं और कॉपी बोलते हैं। एक में जो डिटेल्स मेंटेन कर रहे हो उसका सेम कॉपी दूसरे में आप रिप्रोड्यूस करो, उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन रिकॉर्ड। दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स आज के समय, दे यूज इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। एक होता है डेटा फ्रेगमेंटेशन और दूसरा होता है डेटा रेप्लिकेशन। नाउ विल सी समवेयर फ्रेगमेंटेड डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का मतलब क्या है। डेटा लोकलाइज लोकल साइट में है, दे आर स्टोर्ड, वो लोकल साइट में ही स्टोर हो गया। इसका मैं अभी बोला आपको फ्रेगमेंटेशन में एडवांटेज क्या होता है। डेटा जो भी आप यूज कर रहे हो वो कहीं से भी एक्सेस करके अलग अलग साइट्स में आप मेंटेन कर रहे हो वो एक्सेस कर सकते हो, ताकि उस डेटा वहां भी मिलना चाहिए। ये पूरे डेटा यहाँ मेंटेन कर रहे हो, पार्ट पार्ट में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। That is called fragmentation. Although each site has complete control over its local data. There is global control through the internet. इसके बाद मैं थोड़ा आपको आइडिया देना चाहता हूँ। लोकल जो होता है वो आपको लोकल साइट में मेंटेन होता है। ग्लोबल का मतलब होता है वो एक बार ग्लोबल बना दिया तो इट विल रिमाइन एज इट इज थ्रू आउट, उसको चेंज करने की जरूरत है। अगर लोकल है तो बार बार आप उसको बदलते रहो, तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल, उसका मतलब। ठीक है। देन अभी मैंने बोला था रेप्लिकेशन के बारे में, वहां दिया है, आप लोग देख सकते हो। ईच साइट होल्ड्स ए एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ अनदर साइट। रेप्लिका का मतलब सेम कॉपी मेंटेन होना चाहिए, तभी आप रेप्लिकेशन अप्लाई। एनी मॉडिफिकेशन इन वन साइट इज रिपीटेड एट एवरी साइट। क्योंकि आप लोग, मैंने पहले ही बोला, ध्यान दीजिए, जो भी कॉपी मेन में मेंटेन करते हो वही कॉपी आप कॉपी करके दूसरे में भी डालना पड़ेगा। यहाँ कुछ बदलाव आपने किया है तो दूसरे में भी वो बदलाव रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तभी रेप्लिकेशन यूज करने से आप लोगों का मतलब। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू यूजिंग रेप्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। इसमें एक और बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, लास्ट पॉइंट देख लीजिए। यहाँ देखो आप लोग, इफ द सिस्टम फेल्स इन वन साइट द यूजर्स एट दिस साइट कैन एक्सेस डेटा एट अनदर साइट। एक खास बात है, क्योंकि डेटाबेस में आजकल आप लोग देख रहे हो कुछ क्रैश हो जाते हैं और रिकवर करने में दिक्कत हो जाती है। रेप्लिकेशन मेंटेन किया है तो बहुत सारे सिस्टम्स में सेम कॉपी आप मेंटेन कर रहे हो डेटा। मान लीजिए एक में आपको खराब हो गया है तो दूसरी साइट से वो डेटा लेकर आप आगे बढ़कर उसको रिकवर करके आगे लेकर जा सकते। दैट इज द एडवांटेज होता है रेप्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस यूज करने में। इसलिए वो कॉपी, डिफरेंट कॉपी, सेम कॉपी आप अलग अलग साइट्स में उसको कॉपी करके मेंटेन कर रहे हो। दैट इज स्पेशलिटी अबाउट रेप्लिकेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। हाँ, अभी तक थोड़ा आइडिया मिल रहा है आप लोगों को। कैन आई प्रोसीड? एनीवन स्टूडेंट कैन टेल? आवाज भी ठीक आ रही है, आप लोगों को पहुंच रहा है? यस सर। यस सर। ओके ओके। लास्ट, कमिंग टू द बेसिक पार्ट, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बेसिक थिंग्स, थोड़ा बेसिक डेफिनेशंस भी बोल सकते हैं इसको। वी कॉल इट एज द लेवल्स ऑफ डेटा। वी कॉल इट डेटाबेस का मतलब होता है जो भी आप, एक टेबल नहीं, बहुत सारे टेबल्स को एक एक से लेकर आप ऑर्गेनाइज करके स्टोर करोगे, उसके लिए आप डेटाबेस यूज करते हो। टेबल का मतलब इट इज कॉल्ड एज रिलेशन, ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। जितने सारे रिकॉर्ड्स इकट्ठा करके कलेक्ट करोगे उसको वी कॉल इट एज टेबल, वी कॉल इट। भी बहुत कम है आज क्या हो गया? स्टूडेंट्स की संख्या कम हो गई। कल तक देखा बच्चे अच्छा आ रहे थे, स्ट्रेंथ भी अच्छा। एनीवन कैन टेल मी व्हाई आई एम एबल टू सी ओनली 11 to 12 स्टूडेंट्स? रीजन क्या है? एनीबॉडी? एनीवन स्टूडेंट? स्ट्रेंथ में क्यों संख्या क्यों कम है आज? Anybody?
ओके, रिकॉर्ड को क्या कैसे डिफाइन करेगी? रिकॉर्ड कैन बी डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ और ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। अगर फील्ड्स बोला है तो नेक्स्ट पूछेंगे फील्ड का मतलब मालूम होना चाहिए आपको। फील्ड का मतलब होता है जो भी एक कैरेक्टर वाइज अरेंज होता है, एक से लेकर अनेक सारे, उसको फील्ड बोलते हैं। कैरेक्टर का कितना बिट होता है? 8 बिट होता है। बिट का कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा? इधर इट कैन बी थ्रू 0 और 1। ये सब बेसिक डेफिनेशंस आपको याद रखना पड़ेगा। देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस प्रोग्राम्स में दो तरफ का होता है। पहला होता है फाइल मैनेजमेंट, दूसरा होता है डेटा मैनेजमेंट। इन दोनों को क्यों ऐसा बोलते हैं टाइप्स? क्योंकि ये दोनों एक सॉफ्टवेयर टूल्स होता है। ये कैसे काम आता है आप लोगों को डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और आगे लेकर जाने के लिए, इंसर्ट करके क्रिएट करने। क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी डेटाबेस को आप क्रिएट नहीं कर पाओगे उसको आगे लेकर जाना बहुत मुश्किल होता है। एक होता है फाइल मैनेजमेंट, दूसरा होता है डेटाबेस मैनेजमेंट। और भी एडवांस डेटाबेसेस हैं आज के जमाने में, आप लोग थोड़ा पढ़ लिया होगा। एक है डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग, आपने सुना होगा। दूसरा है क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सिस्टम्स को। तीसरे का नाम है वेब डेटाबेस विकल्प। तीनों के बारे में थोड़ा आइडिया दे दूंगा आपको। डेटा वेयरहाउस जो होता है एक रिपोजिटरी उसको बोलते हैं। रिपोजिटरी का मतलब जो भी जितने सारे डेटा होता है उस सबको इकट्ठा करके, डेटाबेस में साइज आपको स्टोरेज कम होता है, वेयरहाउस में रिपोजिटरी आप ले रहे हो जो भी वॉल्यूम है, इसलिए डेटा वेयरहाउस उसको बोलते हैं। वॉल्यूमलेस डेटा, जितने सारे वॉल्यूम डेटा भी आप उसको डाल सकते हो डेटा वेयरहाउस में। देन आप पूछोगे डेटा माइनिंग में क्यों यूज कर। अगला मैं आता हूँ डेटा माइनिंग के बारे में। डेटा माइनिंग यूज करने से फायदा क्या मिलता है आपको? जो जितना भी सारे बहुत सारे डेटा आप वेयरहाउस में डाला है रिपोजिटरी में, उसमें माइन करके, माइन का मतलब जो भी जरूरत चीजें आपको चाहिए उसको आप निकाल सकते हैं वेयरहाउस में। उसको आप माइनिंग में डालकर अपने यूज करने के बाद तुरंत आप वेयरहाउस में डाल सकते हैं। यही अंतर होता है डेटा वेयरहाउस और डेटा माइनिंग। ओके, नेक्स्ट टाइप इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर। आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को पता होना चाहिए कौन क्लाइंट क्या है, रोल ऑफ द क्लाइंट क्या है, रोल ऑफ द सर्वर क्या है। यहाँ आपको देना पड़ेगा। जो भी आप लोग प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो भी यूज करते हो आप, दे यूज टू रिस्पॉन्ड टू रिमोट यूजर्स। रिमोट का मतलब कई यूजर्स कहीं भी होते हैं उसको रिस्पॉन्स मिलता है लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क्स में। सर्वर सॉफ्टवेयर रन्स ऑन दी सर्वर। सर्वर का मतलब जो भी आप मेन अलग का सर्वर मेंटेन करते हो उस सॉफ्टवेयर को वी कॉल इट एज सर्वर सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं। वो सर्वर में ही सिर्फ रन होता है। क्लाइंट सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? इट कनेक्ट्स द यूजर टू द सर्वर। इसका मतलब इन सिंपल वर्ड्स आई एम टेलिंग यू, क्लाइंट विल प्लेस ए रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्ट है सर्वर को प्लेस करेंगे। सर्वर का काम क्या होता है? उस रिक्वेस्ट को लेकर उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके क्लाइंट को उस क्वेरी, मान लीजिए क्लाइंट एक क्वेरी आपसे पूछता है, वो सर्वर के पास जाएंगे, सर्वर उस क्वेरी को लेकर उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके क्लाइंट को वापस दे देंगे। दैट इज द रोल ऑफ द क्लाइंट एंड सर्वर। सो इसमें क्या देखने को मिलता है आपको? दो चीजें आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रंट एंड, व्हाट डू यू मीन बाय बैक एंड? प्रोजेक्ट में बहुत काम आता है आप लोग। द फ्रंट एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर is the part that interacts with the user. Backend क्या होता है? Backend refers to the programmed code. मान लीजिए मैं Oracle यूज कर रहा हूँ, Oracle आप बैकएंड में यूज कर सकते हो, फ्रंट एंड में आप जावा यूज कर सकते हो, जो भी विजुअल C++, ये सब फ्रंट एंड एप्लीकेशन होता है। बैकएंड के थ्रू आप रिट्रीव कर सकते हो। इसलिए इसका लास्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ODBC और JDBC के बारे में, कैसे कनेक्शंस होता है फ्रंट एंड बैक एंड से, उसका भी थोड़ा आइडिया शेयर करता हूँ। इंटरव्यू कभी कभी पूछते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दे डोंट नो, वो बोल नहीं पाते सही से ODBC, कुछ लोग एक्सपेंशन भी गलत बोल देते हैं, उसके बारे में थोड़ा शेयर करूंगा लास्ट में। बैक एंड जो होता है डेटा, Oracle आप रख सकते हो, MS Access, SQL सर्वर, ये सब बैक एंड में आप रख सकते हो। जो क्वेरी पार्ट लिखकर आप रिट्रीव कर सकते हो। अगर आपको आउटपुट चाहिए तो बैकएंड में जो क्वेरीज लिखते हो, फ्रंट एंड में उसको रिट्रीव करके आप डाल दिया तो तभी आपको आउटपुट मिलेगा। जब रन करते समय आपको क्लियर आउटपुट मिलेगा जो भी चाहता है।
इसके लिए फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का आवश्यकता बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बैक एंड नहीं है तो बिना बेकार हो जाएगा सब कुछ। ओके, थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड वेब डेटाबेस इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है, जो भी कस्टमर्स होता है उसको इंक्वायर, जो भी क्वेरीज आता है ओवर द इंटरनेट, उसको वेब की तरफ से आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, इसके लिए एक अलग सर्वर होता है, उस सर्वर का नाम होता है वेब सर्वर, वी कॉल इट। वेब सर्वर का रोल क्या होता है, इट विल एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट एंड जो भी रिक्वेस्ट कस्टमर का आता है वो क्वेरी को, वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसका मेन काम क्या होता है, इट ट्रांसलेट इट्स इनटू ए क्वेरी, वो क्वेरी की तरफ से कन्वर्ट करके फिर से अंत में क्या करेगा, वो डेटाबेस को भेज देता है ओवर द इंटरनेट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेब डेटाबेस इंटीग्रेशन। बहुत सारे सर्वर, एक सर्वर होता है, बहुत सारे आपको अनेक क्लाइंट्स होता है, वो क्लाइंट्स क्रिएट करके आप रिक्वेस्ट सर्वर को भेज दिया है तो सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके क्वेरी में कन्वर्ट करके वो डेटाबेस को इंटरनेट की तरफ भेज देता है। दैट इज द मेन वर्क ऑफ, इसलिए उसका नाम वेब डेटाबेस इंटीग्रेशन होता है। यहाँ वेब का काम भी होता है, डेटाबेस का भी, दोनों का इंटीग्रेट एक साथ होता है। Okay, coming to the last part of the basics before we go to the question and answers, जो भी डेटाबेस होता है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस क्या होता है, ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला पॉइंट है डेटा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी ऑफ डेटा होना बहुत आवश्यक है। इसका मतलब है जो भी आप डेटा देते हो वो वैलिड होना चाहिए। इनवैलिड डेटा दे दिया तो वो बेकार हो जाए। उसको मेंटेन करने के लिए वी यूज ए कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड डेटा इंटेग्रिटी, उसको बोलते हैं। That is very important. Next one is called data independence. Independence का मतलब डेटा अलग होता है, it is separated from the software. Software अलग होता है, that is called data independence उसको बोलते हैं। Next important characteristics, जो भी आप डेटाबेस को अच्छा बोलना चाहिए तो वो डुप्लीकेट्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। रिडंडेंसी का मतलब रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन ऑफ इनपुट डेटा अवॉइड होना चाहिए, तभी आप डेटाबेस को, इट्स कॉल्ड इट एज ए गुड डेटाबेस है। ज्यादा रिपीटिंग डेटा हो गया है तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए गुड डेटाबेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है डेटा सिक्योरिटी, वी कॉल इट। इसका मतलब है डेटा इज नॉट एक्सेसिबल टू अनऑथराइज्ड यूजर्स। आई गिव एन एग्जांपल। एक तरफ होता है ऑथराइज्ड यूजर्स, दूसरी तरफ होता है अनऑथराइज्ड यूजर्स। ऑथराइज्ड का मतलब जिनको परमिशन मिल गया। एक काम करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक डेटाबेस का एक अलग अलग डीबीएस होता है, वो परमिशंस देता है यूजर्स को, क्या क्या परमिशंस देना, टेबल क्रिएट करने के लिए, ये जो भी जरूरी है उसको काम करने में वो परमिशंस पहले ही दे देता है। उस टाइप ऑफ यूजर्स को हम बोलते हैं ऑथराइज्ड यूजर्स को। दूसरी तरफ का यूजर्स को हम बोलते हैं अनऑथराइज्ड यूजर्स, जिनको परमिशन ही नहीं, वो किसी से जानकारी लेकर, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी रिकॉर्ड। वो किसी से जानकारी लेकर आपके अंदर घुस जाता है। ऐसे घुस कर दिया तो आपका नुकसान भी कर देगा, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा भी नहीं होगा अगर आपने अनऑथराइज्ड को एक्सेस दे दिया है अंदर आकर कुछ करने के लिए। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। उसको मेंटेन करने के लिए वी अप्लाई एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, उसका नाम है डेटा सिक्योरिटी, उसको बोलते हैं। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटाबेस का। द लास्ट वन डेटा मेंटेनेंस उसको बोलते हैं। इसका मतलब है मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक डेटाबेस का। जो भी प्रोसीजर्स रूल्स होता है, अगर आपने ऐड करने के लिए दिया, डेटा को डिलीट करने के लिए दिया, वो रिकॉर्ड्स ऑप्टिमाइज करके सही तरफ से जितना आपने दिया उसको एडिंग, एडिशन दिया, डिलीशन दिया, उसकी तरफ से आपको ध्यान देकर उसका रूल्स प्रोसीजर सही तरफ से फॉलो हो रहा है, उसको सही तरफ से मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जिसको छोड़कर और दूसरे में ध्यान दिया है तो हर एक डेटाबेस में, ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डेटा को सही तरफ से मेंटेन नहीं कर पाए तो पूरा गड़बड़ हो जाएंगे। सो these are called as characteristics of good database. Okay, now before I move into the question and answers, MCQs कुछ डिस्कस करने के पहले पहला आप लोग, कुछ लोग बोल दीजिए, जवाब दीजिए, थोड़ा आपको बेसिक्स में आइडिया मिला। यस सर? यस सर। ओके, shall I proceed with the next part?
यस सर। सर तो ये एक चीज पूछना सर, पीडीएफ आप सर्कुलेट करा देंगे सर ग्रुप्स में? किसका? ये पूरा सर नोट्स ये मिलेगा, डोंट वरी। हाँ जो बिल्कुल जितना सर। मैं पढ़ा था पूरा मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। और कुछ? ओके सर, थैंक यू सर। दैट आई सेंड इट, डोंट वरी। इसके लिए मेरा नंबर सब कुछ दिया है आपको। जहां भी आप पहले बोल रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए। बस CSIT EC आ जाए, जितने भी बच्चे आज अटेंड कर रहे हो सब बाकी लोगों को भी बोल दीजिए। जितना आपको डाउट्स है डेटाबेस में इंटरव्यू की तरफ से, ऑल्दो स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया, बट दिस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, कुछ MCQ में भी आ सकते हैं कभी कभी। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा मैं अगले PPTs दिखाता हूँ, उसमें बुक्स का लिंक्स भी दिया, कुछ लिंक्स का साइट्स भी दिया, उसको आप गो थ्रू कर सकते हो। यू विल गेट लॉट ऑफ आइडिया, क्वेश्चन एनालिसिस पूरा मिलेगा। पूरा मैं शेयर करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग विल बी गिवन। ओके, नाउ ये अगला मेरा PPT है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। टेस्ट एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन में TCS CTS के अलावा जितना मैं यहाँ डाला हूँ, ये सभी कंपनीज, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए अप्लीकेबल होगा। डेटाबेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से यहाँ देख लीजिए। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, कुछ मैं आंसर भी दिया हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ, उसका एक एक में जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करके आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। पूरा ध्यान दीजिए यहाँ पर। ओके, नाउ कमिंग टू दी, मैं स्क्रीन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जहाँ भी चाहिए आपको, ताकि आप लोगों को दिखाई देने में इजी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द DBMS acts as an interface between what two components of an enterprise class database system। चार ऑप्शंस दिया है, देखो। वो हैव टेकन ये ऑल्सो, आई टेल यू। पहला ऑप्शन है डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस, सेकंड ऑप्शन है डेटा एंड द डेटाबेस, थर्ड ऑप्शन है द यूजर एंड द डेटाबेस एप्लीकेशन, फोर्थ ऑप्शन है डेटाबेस एप्लीकेशन एंड SQL। इसको मैंने क्यों ऑप्शन ये दिया है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो इंटरफेस की तरफ, दूसरे के यूजर की तरफ इंटरेक्ट होता है बिटवीन व्हाट टू कंपोनेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज क्लास डेटाबेस सिस्टम। एंटरप्राइज का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरे को मिलाकर वी कॉल इट एज एंटरप्राइज। सेकंड ऑप्शन देखा है तो डेटा एंड डेटाबेस से काम नहीं आएगा, यूजर एंड डेटाबेस में काम नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन डेटाबेस एप्लीकेशन SQL में काम नहीं आएगा। वी हैव टेकन डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस एप्लीकेशंस में जितने कंपोनेंट्स आप मर्ज करते हो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो पूरा आपको इंटरफेस मिल जाता है इंटरेक्शन यूजर के लिए। डेटाबेस एक साथ यूज किया है तो एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, जितना भी आप इंटरफेस करोगे DBMS से यूजर की तरफ, जितना भी आप इंटरेक्शन करते रहो, वो पूरा इंटरेक्शन आपको मिल जाएगा। That's why we have to give the option as C। ऐसे सोचकर आपको जवाब देना पड़ेगा। Second one, which of the following products was an early implementation of the relational model developed by EF Cord of IBM। मैंने ऑलरेडी आपको बोला, रिलेशनल मॉडल बोलते समय ये रिलेशनल मॉडल क्यों बोलेंगे, बिकॉज इट हैज बीन 13 रूल्स है, वो EF Cord ने डिवाइस किया, एडवर्ड फ्रैंक कॉर्ड ऑफ IBM एक्चुअली। इसमें सवाल पूछ रहे, ये प्रोडक्ट IBM का है, किसने ये प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट किया रिलेशनल मॉडल की तरफ से। पहला ऑप्शन है IDMS, सेकेंड DB2, थर्ड DBase2, फोर्थ D और बेस। और बेस को रिलेशनल बेस बोलते हैं। अब नोट करना है तो करो, IDMS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाई आई गिवन द ऑप्शन B DB2 इसका? I'll give the answer। पहला कुछ लोग CSIT, somebody can attempt at least, I hope somebody can attempt, then I'll give the answer। अगर आपको मालूम नहीं क्यों उसको DB2 आंसर दिया, anybody before I give the answer? थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, तभी आपको, if you don't think आपको पूरा गड़बड़ हो जाएंगे। why that answer I given, anybody? The answer is very simple, क्वेश्चन में ही वो आंसर पड़ा है। एनीबॉडी? Why I'm taking the option DB2 क्यों दिया है? Yeah, students, you are there or not?
स्टूडेंट्स सुन रहे हो मेरे आवाज? यस सर। ओके, आई गिव यू द आंसर, नोट करो आप लोग। इसका ऑप्शन क्यों DB2 दिया है? IBM का मेन प्रोडक्ट होता है DB2H। यह क्वेश्चन में मैंने पूछा है सवाल में, EF कोड ऑफ IBM। DB2 एक डेटाबेस प्रोडक्ट होता है IBM का, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, जैसे ओरेकल कॉर्पोरेशन ऑरेकल यूज करते हैं, साइबेस में साइबेस कॉर्पोरेशन में साइबेस होता है, इन्फॉर्मिक्स कॉर्पोरेशन में इन्फॉर्मिक्स होता है। IBM का मेन प्रोडक्ट है DB2H, सो DB2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा, बच्चे आकर पूछते हैं इसका करेक्ट सही जवाब क्या है, वो लोग भूल जाता है IBM का प्रोडक्ट DB2, गलत जवाब दे देते हैं। थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वन, द फॉलोइंग और द कंपोनेंट्स ऑफ ए डेटाबेस एक्सेप्ट डैश पूछा। ये इसमें पहला ऑप्शन यूजर डेटा है, सेकंड मेटा डेटा है, तीसरा रिपोर्ट्स, फोर्थ वन इज इंडेक्सेस। अब देखा है तो इसमें मैं यूजर डेटा डेटाबेस की तरफ कंपोनेंट में यूज कर सकता हूँ। मेटा डेटा का मतलब मोर देन वन डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा, बहुत सारे डेटा होता है उसको मेटा डेटा बोलते हैं। रिपोर्ट्स हम कंपोनेंट में इंक्लूड नहीं कर सकते। इंडेक्स भी यूज करते हैं। इंडेक्स डेटाबेस में यूज करने से फायदा क्या है? इट विल हेल्प यू टू स्पीड अप द रिट्रीवल ऑफ रोज एंड कॉलम्स। डेटाबेस को परफॉर्मेंस में इंप्रूव करने के लिए वी क्रिएट इंडेक्सेस फॉर ए डेटाबेस। रिपोर्ट्स हम यूज नहीं करेंगे। सो एक्सेप्ट मतलब रिपोर्ट्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए कंपोनेंट ऑफ ए डेटाबेस। सो ऑप्शन इज सी देयर। Then fourth one, an application where only one user accesses the database at a given time is an example of A to the A of M। इसका मतलब ऑप्शन ये क्यों दिया है? आंसर बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में आंसर पढ़ा है, आप देख लीजिए। मैंने सवाल पूछा है वेयर ओनली वन यूजर है, मैं बहुत सारे यूजर नहीं पूछा। इफ यू सी द ऑप्शन, सिंगल यूजर एक है, मल्टी यूजर एक है, ई कॉमर्स डेटाबेस एप्लीकेशन है, डेटा माइनिंग एप्लीकेशन। इसको क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया है, ओनली वन यूजर आप समझ में आ गया है, तो यू कैन गिव द करेक्ट ऑप्शन एज सिंगल यूजर डेटाबेस एप्लीकेशन। फिफ्थ वन यू कैन सी an online commercial site such as Amazon.com। आज के ज़माने में आप लोग शॉपिंग भी कर रहे हो, Amazon is very famous for shopping site, is an example of an online commercial site। किसका एग्जाम्पल होता है? So looking at the answer, अगर आप लोग शॉपिंग में बहुत ध्यान दे रहे हो easily you can guess the correct answer out of the four। सिंगल यूजर नहीं हो पाएंगे, मल्टी यूजर नहीं होगा, ई कॉमर्स हो सकता है, बिकॉज ई कॉमर्स का काम क्या है? इट्स एन ऑनलाइन शॉपिंग एक्टिविटी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑनलाइन, उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। इसको डिफरेंट मॉडल्स यूज करते हो आप, B2C, B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर बोलते हैं B2C, B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस। जो भी आप ऑनलाइन शॉपिंग जो भी आप कर रहे हो, दे विल कम अंडर द मॉडल कॉल्ड B2C, which is nothing but business to consumer store। So easily we can say e-commerce database application is the correct option for an online commercial site जो भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज करते हो, such as Amazon.com। फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, डेटा माइनिंग का आप शॉपिंग में यूज नहीं करते। पार्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स इज द मेन कमर्शियल साइट जो भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज करते हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी मैं बच्चे को देखा गलत बोल सकते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन आई हैव सीन CSIT, तो यू विल बी वंडरिंग आल्सो, कुछ लोग गलत दे देते हैं। व्हेन दे आस्क इन इंटरव्यू SQL क्या होता है, दे गिव द रॉन्ग आंसर। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, सीक्वेंशियल नहीं होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज नहीं होगा, सीक्वेंशियल क्वेश्चन लैंग्वेज भी नहीं। ओके, नेक्स्ट वन, सेवेंथ वन, because it contains a description of its own structure, a database is considered to be, चार ऑप्शंस है। डेटाबेस का खास बात क्या होता है? डिस्क्राइब्ड नहीं होगा, मेटा डेटा कंपैटिबल नहीं होगा, सेल्फ डिस्क्राइबिंग क्यों होगा मैं बोलता हूँ। फोर्थ वन, एप्लीकेशन प्रोग्राम भी नहीं होता। डेटाबेस का डिस्क्राइब करते समय स्ट्रक्चर को वो खुद अपने आप से डिस्क्राइब कर सकता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दैट्स व्हाई डेटाबेस का खासियत आप देखा है तो व्हेन यू डिस्क्राइब अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर स्कीमा के बारे में बोला, 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, वो खुद डेटाबेस अपना डिसाइड करता है इंटरनल लेवल में क्या होता है, एक्सटर्नल लेवल में क्या होता है, और कॉन्सेप्ट जो भी 3 लेवल आपको डिस्कस किया, खुद सेल्फ डिस्क्राइबिंग है, मतलब खुद अपना डिस्क्राइब करता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये खासियत होता है
database. So option C is the correct answer. Then all these questions are very important. थोड़ा ध्यान दीजिए इसमें. मैंने सभी कंपनीज को इकट्ठा करके मिलकर ये बनाया है, so आपको ध्यान देना पड़ेगा. पूरा मिलेगा आपको, don't worry about that. At the end I'll share it. DBMS that combines ये DBMS and an application generator दोनों को एक साथ जोड़ देता है. उसका ऑप्शन क्या है? पहला है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर कंबाइन नहीं करता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस कंबाइन कर देता है, DB2 भी नहीं करता है, ऑरेकल कॉर्पोरेशन भी नहीं करता है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, एक तरफ डेटाबेस को आप एक्सेस यूज करते हो, फ्रंट एंड में कोई आपको एप्लीकेशन जावा और विजुअल बेसिक और विजुअल C++, इसको एप्लीकेशन जनरेट कर फ्रंट एंड की तरफ आप बना सकते हो. इन दोनों को जोड़ दिया तो आपको एक एप्लीकेशन बन सकता है फ्रंट एंड बैक एंड. उसको सपोर्ट आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से. ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, 9th वन, यू हैव रन एन SQL स्टेटमेंट. वो पूछता है आपको DBMS टू डिस्प्ले द डेटा इन ए टेबल नेम. टेबल का नाम है यूजर अंडरस्कोर टेबल्स. द रिजल्ट्स इंक्लूड कॉलम्स ऑफ डेटा. इसका लेबल्स क्या क्या होता है? एक मिनट, स्टूडेंट इज जॉइनिंग. Normally they should come in time. Students को already I have sent in groups also. फिर भी students अपना टाइम मर्जी से आ रहे हैं. So these are all very important. आप लोगों को टाइम निकाल कर हम लोग कर रहे हैं. You should be available within the specified time. इतना देर से आना नहीं चाहिए. Okay. Results include the columns of data labeled. इसका क्या क्या attributes होता है? Table name एक होता है, number of columns होता है, and primary key. यू आर लुकिंग एट. आप किसको देख रहे हो? इसका ध्यान में देख रहे हो. पहला ऑप्शन है यूजर डेटा, सेकंड ऑप्शन है मेटा डेटा, थर्ड रिपोर्ट, फोर्थ वन इंडेक्सेस होता है. वही द ऑप्शन इज बी, मेटा डेटा. वहाँ बी नहीं दिया, मैं ऐड कर देता हूँ. यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन को आप समझ लीजिए. द रिजल्ट्स इंक्लूड कॉलम्स ऑफ डेटा लेबल, टेबल नेम, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड प्राइमरी की. मैंने ऑलरेडी मेटा डेटा का डेफिनेशन दिया. डेटा अपॉन डेटा, अनेक सारे डेटा होता है. यहाँ टेबल नेम एक है, नंबर ऑफ कॉलम्स एक है, एंड प्राइमरी की. तीन एक साथ दे रहा हूँ, बहुत सारे डेटा है. इन सबको करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा हूँ. सो मेटा डेटा विल बी द करेक्ट ऑप्शन. यूजर डेटा सिर्फ यूजर की तरफ होता है, वो नहीं है. रिपोर्ट नहीं हो सकते, इंडेक्स नहीं हो सकते. इंडेक्स टेबल को परफॉर्मेंस को यूज करता है बढ़ने के. सो मेटा डेटा विल बी द करेक्ट ऑप्शन. सो ऑप्शन 10th वन देखो, which of the following is not considered to be a basic element of a enterprise class database system. एंटरप्राइज मैंने ऑलरेडी बोला, एक ऑर्गेनाइजेशन पूरे को मिलाकर वी कॉल इट एज एंटरप्राइज एक्शन. ओके, ओके, यहां देख लीजिए, चार ऑप्शन दिया हूं. यूजर्स, डेटाबेस एप्लीकेशंस, DBMS, कोबाल प्रोग्राम्स. इसमें आप लोग देखा है तो इसलिए आप आंसर गेस कर सकते हो. कोबाल प्रोग्राम्स एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर आपको कोबाल से भी कभी कभी पूछ सकते हैं, फुल फॉर्म ऑफ कोबाल आप नोट कर सकते हो. कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज उसको बोलते हैं. ये बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है. कोबाल का कोडिंग बहुत लेंथी होता है. वो कोडिंग बहुत लोग उसको कोडिंग, उसका जितना कोड को देखकर ही समझना बहुत मुश्किल हो जाता है. बट उसका प्रोग्रामिंग लॉजिक आप समझ लिया तो एरर्स को निकालना भी इजी होता है. लोग आश्चर्य हो जाते हैं, इतना बड़ा कोड, इसको एरर कैसे ढूंढूं. वो टेंशन में आप ढूंढना शुरू कर दिया, आप कुछ नहीं कर पाओगे. अगर आपको पूरा उसके बारे में जानकारी मिल गया है तो कोबाल इज वेरी स्टिल. अभी भी मेन फ्रेम आप देखा है तो मेन फ्रेम पूरा कोबाल के थ्रू यूज कर रहे हैं. इट्स अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज. मेन फ्रेम को पूरा सपोर्ट करेगा. बट इसमें देखा है तो मैं पूछ रहा हूं आपको, विच इज नॉट कंसिडर्ड टू बी ए बेसिक एलिमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज डेटाबेस सिस्टम की तरफ से पूछा. कोबाल डेटाबेस की तरफ से नहीं आएगा. DBMS आएगा, डेटाबेस एप्लीकेशंस भी आएगा. यूजर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द database system. So the correct option will be D. COBOL programs वो अलग होगा, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट, नाउ अभी तक हमने देखा डेटाबेस का बेसिक जो आपको MCQ में क्या पूछ सकते हैं. नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं. पहला, डेटाबेस. आप कुछ लोगों को डेटाबेस भी डेफिनेशन भी गलत दे देते हैं. इन सिंपल वर्ड्स यहाँ मैंने दिया है, बट इंटरव्यू में कैसे बोलना है मैं बोल देता हूँ आपको. डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा. बहुत सारे डेटा को अनस्ट्रक्चर्ड में होता है, उसको कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके ऑर्गेनाइज करके एक कई तरफ से आप स्टोर कर दिया है.
दैट इज कॉल्ड डेटाबेस वी कॉल इट. ओके, डीबीएमएस क्या होता है? कभी कभी इंटरव्यू में पूछता है डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डीबीएमएस. डीबीएमएस क्या होता है? दे आर एप्लीकेशंस बेसिकली डिजाइन्ड टू एनेबल यूजर इंटरेक्शन विद अदर एप्लीकेशंस. एक यूजर को बहुत सारे एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्ट करने में मदद मिलना चाहिए. दैट टाइप ऑफ ए सिस्टम वी कॉल इट एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वी कॉल इट. Okay. Next one. What are the various kinds of interactions captured by DBMS? क्या क्या हो सकता है? DBMS का मेन कॉन्सेप्ट डेटा डेफिनेशन एक होता है, DDL उसको बोलते हैं. डेटा को डिफाइन कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो. रिट्रीव का मतलब यू कैन यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट फॉर रिट्रीविंग वैल्यूज को डालने के लिए रोज को इंसर्ट करते हो आप. एडमिनिस्ट्रेटर DBA का काम एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो. ये सब इंटरेक्शंस कर सकते हो उसका यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. नेक्स्ट वन, सेग्रीगेट डेटाबेस को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से कैसे आप अलग अलग दिखा सकते हो? इसका आंसर है स्ट्रक्चर्ड और डेटा मॉडल. डेटा मॉडल के बारे में मैंने शेयर किया आप लोगों को. नेविगेशनल मॉडल, डेटाबेस का एक खासियत है एक मॉडल से दूसरे मॉडल तक वो अपने साथ जा सकते हो. दैट इज कॉल्ड नेविगेशनल मॉडल. तीसरा इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल और वी कॉल इट एज रिलेशनल मॉडल. रिलेशनल मॉडल के बारे में बोला टेबल फॉर्म में होगा कंप्राइजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स, उसको रिलेशनल मॉडल. Then, this is very important. अभी मैंने बोला किसने रिलेशनल मॉडल को प्रपोज किया? उनका नाम है एडगर एफ कॉर्ड. एडगर फ्रैंक कॉर्ड बोलते हैं. उन्होंने कॉर्ड रूल्स इन्वेंट किया. 13 रूल्स हैं. 1970 में उसको रिलेशनल मॉडल में उसने इन्वेंट किया था. डेटाबेस लैंग्वेजेस का काम क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन. दे कैन सर्व एज स्पेशल पर्पस लैंग्वेज. पहला होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है, क्वेरी लैंग्वेज होता है. क्वेरी लैंग्वेज को वी कॉल इट एज DQL एक्चुअली. आई शेयर विथ यू. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में तीन तरफ आप कर सकते हो. क्रिएट कर सकते हो टेबल को, ऑल्टर कर सकते हो, ड्रॉप भी कर सकते हो. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में DML वी कॉल इट. वी कैन यूज इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये तीनों यूज कर सकते हो. ऑपरेशंस वी कैन. क्वेरी लैंग्वेज DQL में वी कैन मेक यूज ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट. DQL में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP बोला वे. This will come under the query language. Then, what is database model? मैंने already define किया आपको. Database model के थ्रू आप पता चलेगा आपको डेटा कैसे स्टोर होगा, कैसे रिट्रीव होगा, मैनिपुलेट होगा, कैसे ऑर्गेनाइज होगा, कैसे स्टोर होगा एक डेटाबेस की तरफ से, लॉजिकल तरफ से. उसके लिए we use a model called database model. Structured query language क्या होता है? SQL के बारे में पूछ रहे हैं. What is SQL? ये एक स्टैंडर्ड होता है. ANSI स्टैंडर्ड उसको बोलते हैं. ANSI का मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज. इसका मेन काम क्या होता है SQL का? इट विल हेल्प यू टू अपडेट द डेटाबेस. जो भी कमांड्स आप देते हो उसको एक्सेस करने के लिए काम होना चाहिए. उसके लिए वी यूज ए क्वेरी लैंग्वेज इन डेटाबेस. वी कॉल इट एज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज उसको बोलते हैं. देन कमिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉर्मलाइजेशन हमेशा इंटरव्यू में पूछते हैं. सिंपल डेफिनेशन में भी दे देता हूँ, उसको आपको चाहिए तो लिख भी सकते हो. इसमें ये नोट्स भी शेयर भी करता हूँ. नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द रिडंडेंसी ऑफ डेटा इन ए रिलेशनल डेटाबेस. एक टेबल डिजाइन को करते समय जितना आप रिपीटिंग को अवॉइड करोगे, जो भी बार बार आता है उसको जितना कम करोगे, उस प्रोसेस को करने के लिए वी कॉल इट एज नॉर्मलाइजेशन. टेबल डिजाइन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉर्मलाइजेशन. ये सवाल भी आपसे पूछ सकते हो, नॉर्मलाइज करने से डेटाबेस में क्या फायदा मिलता है? दिस आर ऑल द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मान लीजिए. फर्स्ट पॉइंट इज नो डुप्लीकेट एंट्रीज और ओवर. नॉर्मलाइज करने से आपको रिपीटिंग अवॉइड होगा पूरा. स्टोरेज स्पेस भी कम होगा, क्योंकि जितना आप रिपीटिंग डेटा रखोगे उतना आपका स्पेस बढ़ेगा. सो नॉर्मलाइजेशन टेक्निक यूज करने से वो स्टोरेज स्पेस भी कम होगा, क्वेरी परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, क्योंकि आप पूरा रिपीटिंग्स को eliminate कर by using the process of normalization. This is the major advantage of normalizing a database. हमेशा इंटरव्यू में पूछता है, ये पीपल थोड़ा ध्यान नहीं देते बच्चों, डीनॉर्मलाइजेशन के बारे में पूछते, गलत जवाब दे देते. डीनॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा अंतर होता है. इसमें क्या होता है,
इट हेल्प्स यू टू बूस्ट अप द डेटाबेस परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। एट द सेम टाइम यहाँ रिडंडेंट डेटा भी आप ऐड करोगे, इसमें क्या फायदा मिलता है, विच इन टर्न हेल्प्स गेट रिड ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा दैट इज डिनॉर्मलाइजेशन में कभी कभी आप बहुत सारे मुश्किल डेटा भी, कॉम्प्लेक्स डेटा भी डालते हो, तब आपको एक दो रिडंडेंट डेटा भी डालना पड़ेगा, तब उसमें डालकर उस प्रोसेस को आगे लेकर गया है तो उसको भी कॉल इट एज डीनॉर्मलाइजेशन। ओके, जो भी नॉर्मलाइजेशन में करते हो वो छोड़कर थोड़ा अलग करते हो, वो डीनॉर्मलाइजेशन। या रिपीटिंग भी थोड़ा डालोगी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, और क्योंकि कॉम्प्लेक्स डेटा होता है तब आपको जरूरत पड़ेगी थोड़ा रिपीटिंग भी डालना पड़ेगा। इस प्रोसेस वी कॉल इट एज डीनॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछते हैं डीडीएल क्या होता है, डीएमएल क्या होता है। यहाँ भी बच्चे बहुत गलती करते हैं। डीडीएल होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, इसमें टेबल को जो भी आपको क्रिएट करना है और बदलना है और ड्रॉप करना है उसकी तरफ यूज ए लैंग्वेज कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज उसको बोलते हैं। सेकेंड होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जैसे मैंने बोला इसका कमांड्स होता है, इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट। देन दिस इज द सिंटैक्स फॉर क्रिएट टेबल, टेबल नेम होना चाहिए, ऑल्टर, ड्रॉप होना चाहिए। एग्जांपल्स थोड़ा देखेंगे, आई विल ट्राई टू शो एक्चुअली। इसके पहले थोड़ा बेसिक थिंग्स कंप्लीट करूंगा। व्हाट इज एंटिटी? एंटिटी को डिफाइन करते समय इट कैन बी ए थिंग विद एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। जैसे मैं आज आपको बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स कैन बी कॉल्ड एज एन एंटिटी। स्टूडेंट्स क्लास और स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ, स्टूडेंट कैन बी वन एंटिटी, क्लास कैन बी अनदर एंटिटी। बीच में अगर मैं स्टूडेंट्स क्लास किस लिए आते, आई कैन शो द रिलेशनशिप एज स्टडीइंग। स्टूडेंट्स क्लास को आते हैं पढ़ाई करने के लिए, स्टडीइंग को रिलेशनशिप बोलते हैं। स्टूडेंट्स वी कॉल इट एज एंटिटी, क्लास वी कैन कॉल इट एज एंटिटी। देन व्हाट इज एंटिटी टाइप? एंटिटी टाइप में थोड़ा अंतर होता है। एंटिटी टाइप को सेट ऑफ एंटिटीज, बहुत सारे एंटिटीज होते हैं, उसका एट्रीब्यूट्स भी एक तरह सेम होता है, वी कॉल इट एज एंटिटी टाइप। Then what do you mean by, very commonly asked in the interviews, difference between entity type and entity set? बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत भी बोल देते हैं, सो इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। See here, एंटिटी टाइप के बारे में अभी मैंने बोला। एंटिटी सेट होता है कंपाइलेशन ऑफ ऑल द एंटिटीज ऑफ एनी पर्टिकुलर टाइप of an entity. Entity in the database is called entity set. Set का मतलब बहुत सारे एंटिटीज को एक साथ जोड़कर आप सारे एंटिटीज को जोड़कर आप उस पर्टिकुलर टाइप को डेटाबेस में डाल दिया है तो कंपाइल करके, दैट इज कॉल्ड एंटिटी सेट। देन एक और होता है एंटिटी टाइप एक्सटेंशन। ये कंपाइल करने के बाद इसमें क्या करोगे, कंपाइलेशन ऑफ सिमिलर एंटिटी टाइप, जो भी एक तरफ होता है सेम, उसको कंपाइल करके उस पर्टिकुलर इनटू वन पर्टिकुलर टाइप उसको ग्रुप भी करना पड़ेगा। कौन कौन से सिमिलर है, कौन कौन से ऐसे आप ग्रुप करके एक साथ डाल दिया तो दैट इज कॉल्ड एंटिटी टाइप एक्सटेंशन। देन एसक्यूएल का मेन कुछ एमसीक्यू विल डिस्कस, मैं मेन प्रोजेक्ट करूंगा। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। बहुत बच्चे इसमें भी फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल मैंने बोला स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट वन सेकंड देख लीजिए, कमांड्स। एसक्यूएल कमांड्स क्या होता है, जो आपको मैनिपुलेट करने में होगा ओरेकल डेटाबेस में, इंक्लूडिंग टेबल्स। ये होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसको डीडीएल बोलते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, उसको डीएमएल बोलते हैं। इसका आंसर ये होता है, क्यों डीडीएल? क्योंकि डीडीएल जो मदद मिलेगा आपको यूज करने से, टेबल को भी मैनेज कर लेगा, इंडेक्स परफॉर्मेंस को भी देखने को मिलेगा आपको। जैसे आप क्रिएट, ऑल्टर, रीनेम, ड्रॉप, ट्रंकेट, ये सब डीडीएल के अंदर आते हैं। ये स्टेटमेंट चूज किया है तो इट विल हेल्प यू टू जो भी जितना भी ओरेकल डेटाबेस स्ट्रक्चर है उसको मैनिपुलेट करने में, टेबल्स में जो भी आपको मैनिपुलेट करना है, जो भी आपके बदलना है, कुछ चेंज करना है बेसिक तरफ से, टेबल्स की तरफ से, ये काम मिलेगा। दैट्स व्हाई डीडीएल इज द करेक्ट ऑप्शन इंस्टेड ऑफ डीएमएल और बोथ ऑफ द अबव और नन। देन थर्ड वन,
Which operator performs pattern matching? आंसर बी क्यों होता है लाइक है? कभी भी आप लाइक कीवर्ड यूज करते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर लाइक परसेंटेज सिंगल कोट्स में दिया है, तो जो भी आप स्टूडेंट दे रहे हो उसमें यस को आपको लाइक देकर सर्च करना चाहते हो, जो भी जितने सारे स्टूडेंट के नाम से यस में मैच होता है उन सारे का आउटपुट आपको मिलेगा. दैट इज कॉल्ड पैटर्न मैचिंग. वी कॉल इट. वी कैन यूज एन ऑपरेटर फॉर पैटर्न मैचिंग. वी यूज एन ऑपरेटर कॉल्ड लाइक ऑपरेटर. Next one, which operator tests the column for the absence of data? Answer C होता है is null. Is null का मतलब होता है it will look for null values. जहाँ भी null values होता है, यहाँ query भी देख लीजिए आप, select column name from table name, ये सर्च करता है where column name is null. So that's why we are giving the option as is null operator. Exist operator सर्च नहीं करता absence of data के लिए, not भी नहीं होगा, none of this भी नहीं होगा. इस null यूज करने से जहां भी null उसका एब्सेंस है वो सर्च करेगा एक क्वेरी देने से. That's why C is the correct option. Then in SQL which command is used to change a table storage characteristic? जो भी टेबल को कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करने के लिए क्या यूज होता है? मैंने SQL में कुछ बच्चे गलत बोल देते हैं, गलती से वो बोलते हैं मॉडिफाई. मॉडिफाई गलत है. अगर मॉडिफाई ऑल्टर यूज किया तो तभी आप चेंज कर पाओगे. ऑल्टर कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ऑल्टर टेबल नेम, देन उसके बाद ही आप मॉडिफाई और ऐड यूज कर सकते हो. मॉडिफाई इज द रॉन्ग ऑप्शन, ऑल्टर इज द करेक्ट ऑप्शन. सिंटैक्स भी दिया हुआ देख लीजिए आप, जो मैंने बोला था कैसे कॉलम को ऐड करना है. ऑल्टर टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप देना. अगर आपको ड्रॉप करना है तो उसका सिंटैक्स अलग होता है. ऑल्टर टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम नेम देना. सो आंसर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. देन in SQL which of the following is not a data definition language? आपको पता है सभी सारे कमांड्स आपको पता चल गया, इजीली इसका ऑप्शन दे सकते हो. अपडेट क्यों नहीं है? क्योंकि अपडेट DML में आता है, DDL में नहीं आता. दैट्स व्हाई D is the correct option. Then seventh one, in SQL which command is used to select only one copy of each set of duplicate rows? इसमें select distinct कीवर्ड कभी भी आप सेलेक्ट करते समय दिया है तो उसका जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज रोज होता है उसको भी सेलेक्ट करके आपको करेक्ट आउटपुट मिलेगा. द सिंटैक्स इज सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम. सो दैट्स व्हाई ये इज द करेक्ट ऑप्शन. देन ए कमांड दैट लेट्स यू चेंज वन और मोर फील्ड्स इन ए रिकॉर्ड. बी मॉडिफाई. बदलने के लिए मैंने यहाँ थोड़ा अलग होता है, ये कमांड पूछ रहा हूँ, ये मॉडिफाई होता है. पहले क्वेश्चन में थोड़ा आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. समटाइम्स वी नीड टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ ए कॉलम. To do this, we use the alter table modify column. अगर डेटा टाइप को चेंज करना है तो we use alter देना पड़ेगा. यहाँ मैं पूछ रहा हूँ to change one or more fields, उसके लिए modify करेक्ट ऑप्शन. दोनों में थोड़ा अंतर होता है, ऐसे सोचकर आपको जवाब देना पड़ेगा. ओके. 9th one, which of the SQL statements is correct? क्योंकि मैं करेक्ट ऑप्शन B क्यों दिया है? Select user name, password, password from users. फर्स्ट ऑप्शन क्यों गलत है? Okay. 9th one, why the answer is B, I'll tell you. इसका सिंटैक्स देख लो, सेलेक्ट का सिंटैक्स आप लोग देखो. सेलेक्ट यूजर नेम कमा पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स. सेलेक्ट यूजर नेम कमा पासवर्ड. थर्ड वन गलत है क्योंकि वहाँ फ्रॉम कीवर्ड नहीं दिया. फोर्थ वन नन ऑफ दिस नहीं हो सकता. फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता? सेलेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड, एंड नहीं होना चाहिए सेलेक्ट देते था. यूजर नेम कमा होना चाहिए. यूजर नेम कमा पासवर्ड फ्रॉम यूजर. दैट्स व्हाई B is the correct option. Next, which SQL keyword is used to retrieve only unique values? C का मैंने अभी बोला unique का मतलब distinct यूज होता है. 11th one, which SQL keyword अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं. That's why different think questions की तरफ से मैं इंटरव्यूज में ऐसा भी पूछ सकते हैं. कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी पूछेगा. You should be very clear with that. Correct answer देना पड़ेगा. Which SQL keyword is used to retrieve a maximum value?
यहाँ थोड़ा ध्यान देना चाहता हूँ, इसमें क्वेरी होगा सेलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। मैक्स का मतलब दे कम अंडर द ऑपरेटर कॉल्ड एग्रीगेट ऑपरेटर्स होते हैं। मैक्सिमम मिनिमम दे आर ऑल कम अंडर द एग्रीगेट ऑपरेटर। टॉप नहीं होगा, मोस्ट नहीं होगा, अपर नहीं होगा, मैक्स कीवर्ड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन डी। इसमें एक क्वेरी दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमनली आस्क्ड इन इंटरव्यूज। बहुत लोग गलत बोल देते हैं, आपने बहुत सारे डेटाबेस इंटरव्यूज में पूछते हैं राइट एन एसक्यूएल क्वेरी, लिखने के लिए भी बोलेंगे, कुछ लोग लिखने का टाइम भी देंगे आपको, 2-3 मिनट या 5 मिनट भी देंगे। टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, मैं एक टेबल का स्ट्रक्चर दिया हूं, देख लीजिए। नेम सैलरी, नेम एबीसी, आई एम गिविंग द वैल्यू सैलरी एज 1 लाख ईयर। बीसीडी नेम का है, उसका कुछ वैल्यूज दिया है। ईएफजी नेम है, उसका वैल्यूज दिया है। जीएचआई। नाउ वी हैव टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट। आप लोग फर्स्ट हाईएस्ट फाइंड कर सकते हो, इजी है। सेकंड हाईएस्ट कैसे करना, यहाँ देख लीजिए उसको कैसे करना है। सेलेक्ट नेम कमा मैक्स ऑफ सैलरी एज सैलरी होना चाहिए फ्रॉम द टेबल नेम एम्प्लॉय। अब इसको कैसे करेंगे देखो, थोड़ा ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेरी देख लीजिए। सेलेक्ट नेम कमा मैक्स सैलरी एज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ वेर एक और इनर क्वेरी और 2 क्वेरीज बनना चाहिए, तभी आप सेकंड मैक्सिमम देख पाओगे। वेर सैलरी इज लेस देन, एक और क्वेरी सेलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ऐसे दिया है तो जो भी क्वेरी आप दे सेकंड मैक्सिमम आपको मिल जाएगी। सिर्फ पहले क्वेरी दिया है तो सेलेक्ट नेम मैक्स सैलरी एज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, फर्स्ट मैक्सिमम मिलेगा। सेकंड मैक्सिमम चाहिए तो वेर कीवर्ड इंक्लूड करके सैलरी लेस देन सेलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी दिया है तो इस मैक्स सैलरी में जो भी सेकंड मैक्स है उसको डिस्प्ले करके उसको आउटपुट निकालना। दिस क्वेरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दीजिए। 99% most of the database interviews they commonly ask this type of queries answer. कुछ लोग गलत बोल देते हैं, they know the first maximum बोल देते हैं, they won't accept it, but second maximum this is very important, थोड़ा ध्यान दीजिए इसको। Next some more things, what is a view? View इसमें ऑप्शन होता है B। View का मतलब डेफिनेशन होता है, इसको वर्चुअल टेबल बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स एक टेबल जो भी आप क्रिएट कर रहे हो उसको वर्चुअल टेबल बोलते हैं। जो भी टेबल का डिटेल्स एक व्यू क्रिएट कर रहे हो, मान लीजिए आप लोग इसको आंसर क्यों बी होता है, क्योंकि बाकी से व्यू कैन नॉट बी डेटाबेस डायग्राम नहीं हो सकता है, नन ऑफ दिस भी नहीं हो सकता है। व्यू को हम प्रोसीजर भी नहीं बोलते, व्यू को हम बोलते हैं वर्चुअल टेबल। इसका काम क्या होता है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द फिजिकल डेटाबेस स्कीमा व्हाइल द रेगुलर टेबल्स आर। टेबल एक तरफ आप पहले क्रिएट करना पड़ेगा, उसी टेबल को आप एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल भी देता हूँ, आप लोग देख लीजिए कैसे करना है। क्रिएट व्यू एज सेलेक्ट ऐसा देना पड़ेगा। क्रिएट व्यू, उसका व्यू नेम देना पड़ेगा। एक टेबल क्रिएट कर रहे हो, जो भी टेबल क्रिएट कर रहे हो उसका वैल्यू सब कुछ दे रहे हो इंसर्ट करके, सब कुछ उसको व्यू क्रिएट करना है तो उसको, अगर एम्प्लॉय एक टेबल क्रिएट कर रहे हो उसको ऐसे व्यू क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट व्यू emp एम्प्लॉय अंडरस्कोर v1 एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी एम्प्लॉय का कुछ डिटेल्स दिया है तो उसका अलग व्यू क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब व्यू को एक मिरर इमेज ऑफ ए टेबल बोलते हैं, जो भी टेबल में होगा व्यू में भी होगा। बट एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, व्यू में आप कोई भी बदल नहीं सकते, यू कैन व्यू इट, दैट्स व्हाई उसका नाम व्यू रखा है। टेबल में आप चेंजेस जो भी कर सकते हो, अपडेट, मॉडिफाई, ये सब कर सकते हो, बट व्यू में आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप व्यू कर सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए टेबल एंड व्यू? Which of the following is a SQL aggregate function? ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन SQL। मैंने अभी बोला आपको एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में, ऑप्शन बी होगा एबीजी। एग्रीगेट फंक्शंस होगा एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, काउंट, ये सब एग्रीगेट फंक्शंस में आते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी, यहाँ मैंने दिया है आपको, देखो पूरा एक्सप्लेनेशन भी
या आप नोट्स जैसा भी ले सकते हो. एवरीथिंग इज गिवन सो दैट यू विल बी एबल टू नो व्हाट आर द एग्रीगेट फंक्शंस इन एसक्यूएल. एवरेज होता है, काउंट होता है, मैक्स होता है, मिन होता है, सम होता है. दे आर कंबाइंड कॉल्ड एज एग्रीगेट फंक्शंस. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेलेक्ट सबस्ट्रिंग ऑफ. मैं एक वैल्यू दे रहा हूं, यहां थोड़ा ध्यान दीजिए इस क्वेरी में. आई एम गिविंग इन स्ट्रिंग ऑफ एबीसी 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 दे रहा हूं सिंगल कोट्स में. उसके बाद ध्यान दीजिए सिंगल कोट्स में बी दे रहा हूं. बी विल कम इन द सेकंड पोजीशन. ऑल ऑफ यू एग्री विद मी फ्रॉम ड्यूअल. सो जो भी ऑप्शंस आप देख लीजिए सेकंड पोजीशन में आता है. सेकंड पोजीशन में 2 विल कम इन सेकंड पोजीशन. दैट्स व्हाई 2 इज कमिंग हियर. दैट्स व्हाई द आंसर इज बी. आई एम गिविंग द बी दे रहा हूं. बी विल कम इन द सेकंड पोजीशन. यहाँ देख लीजिए सबस्ट्रिंग में 1 2 इज कमिंग इन द सेकंड. दैट्स व्हाई बी आंसर करेक्ट होता है. ऐसे देखकर सोचकर आपको आंसर देना पड़ेगा. Sometimes they can ask you in MCQ also. This type of queries. Then table employee has 10 records. It has a non-null salary column, which is also unique. ऐसे query दिया है. Select count of star from employee where salary greater than any keyword देख लीजिए. Select salary from employee. ऐसे दिया है. इसका आउटपुट क्या आएगा पूछ रहे. Prints. ऑप्शन बी क्यों होगा 9? Because मैंने 10 records दिया. It has a non-null salary column which is also unique. First मैंने select count of star from employee. पहली बार मैंने ले लिया उस ऑप्शन where salary is greater than any select salary from employee. पहली बार ऑलरेडी एक सैलरी ले लिया. वो काउंट माइनस हो जाएंगे. 10 minus 1 it will become 9. So the correct option will be B. Some of them will get confused. They will give the answer as 10. वो थोड़ा गलत हो जाए. थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. Okay. Then select round off. यहाँ भी एक क्वेरी का आउटपुट देख लीजिए आप लोग. When I give round of 45.926, -1 from dual, ये आंसर D क्यों होगा 50? Because जो भी 45.926 और 40 to 50 देखा है तो 40 to 44 तक अगर आप दिया तो 40 आंसर आएगा. अगर 45 उससे आगे पहुंच गया है तो राउंड ऑफ करके it will take it as 50. That's why the correct answer is 50, which is option D. थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया है, देख लीजिए जो भी मैंने बोला है. 44 है तो 40 राउंड ऑफ करना पड़ेगा. 45 उससे ऊपर गया तो द करेक्ट आंसर विल बी 50. देन सेलेक्ट हाई फ्रॉम ड्यूअल वेयर नल इक्वल टू. और इसका आउटपुट क्यों आएगा नथिंग डी? क्योंकि इसमें कुछ भी आपने नहीं दिया उसका ऑप्शन नथिंग होगा. अगर कुछ आप उसमें कुछ एट्रीब्यूट्स दिया है तभी आपको आउटपुट मिलेगा. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी नथिंग, व्हिच इज नथिंग. कुछ भी नहीं है यहाँ प्रेजेंट्स. नेक्स्ट सेलेक्ट ऑल कॉलम 1 फ्रॉम माय टेबल. इसमें पूछ रहे हैं आपको कितना वैल्यूज रिटर्न होगा. आंसर इज सी 10 रोज. एग्जैक्टली 10 रोज. बिकॉज इसमें मैं पूछ रहा हूँ सेलेक्ट कॉलम 1 फ्रॉम माय टेबल रिटर्न 10 रोज बोल. इसमें एग्जैक्ट 10 नहीं होगा, इससे ज्यादा भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज एग्जैक्टली 10 रोज. ऐसे सोचकर आपको जवाब देना पड़ेगा. देन कमिंग टू जॉइंट्स, एक क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइन इज आल्सो कॉल्ड एज इनर जॉइन? इनर जॉइन का दूसरा नाम होता है इक्वी जॉइन. व्हेन यू यूज इनर जॉइन, मैंने पहले ही बोला आपके पास 2 टेबल होना पड़ेगा. उसको इक्वल सिंबल डालकर पहले में एम्प्लॉय डॉट कुछ एट्रीब्यूट देकर इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट कुछ एट्रीब्यूट देना पड़ेगा. इक्वल टू सिंबल डाल दिया है तो that type of join is called inner join. So the correct option is equijoins. Equijoin में equal to symbol होता है. C is the correct option. Which of the following is not a type of SQL constraint? इस आंसर्स को देख लीजिए आप. कंस्ट्रेंट का मतलब होता है जो भी टेबल को एक रूल की तरह स्पेसिफाई होता है उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा. प्राइमरी की का डेफिनेशन होता है नॉट नल एंड यूनिक. ऑल्टरनेट की नहीं हो सकता है, क्यों बोलता हूँ. फॉरेन की it will show you the relationship between one or more tables. यूनिक का मतलब होता है, मैं थोड़ा डिफरेंस भी बोल देता हूँ. प्राइमरी की यूनिक की इंटरव्यू में पूछता है आपको. प्राइमरी की में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होगा, बट यूनिक में डुप्लीकेट्स भी हो सकता है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की. ओके. Which of the following is not a type of SQL constraint? Alternate की नहीं हो सकता, बाकी तीनों constraints में आ सकता है SQL constraint. That's why B is the correct option.
बीच बीच में मैं थोड़ा और भी डेफिनेशन देता रहता हूँ, आप कहीं भी नोट कर लीजिए, वो आपको काम आएगा इंटरव्यूज में। कभी भी चाहिए तो आप मुझे पूछ भी सकते हो। दैट्स व्हाई आई गिवन माय डिटेल्स आल्सो, जो भी आपको चाहिए। नेक्स्ट क्वेरी, टेबल एम्प्लॉय हैज 10 records, it has a non-null salary column, which is also unique. मैं क्वेरी पूछ रहा हूँ आपको, select count of star from employee where salary greater than all कीवर्ड भी दे रहा हूँ, select salary from employee, इसका आउटपुट क्या आएगा पूछ रहा हूँ। डी 0 होगा क्योंकि इसमें मैं बोल रहा हूँ आपको select count of star from employee where salary greater than all, select star, मैंने एक कीवर्ड भी दिया है, देखो it has a non-null salary column which is also unique. इसमें आंसर 10 नहीं आएगा, only 0 it will return it. Okay, because यहाँ explanation दिया है, यहाँ देखो, this query counts the number of employees who gets more than the maximum salary. इसमें 0 क्यों आएगा? क्योंकि जो भी है मुझे आदमी नहीं मिल रहा है वो मैक्सिमम सैलरी से ऊपर आ रहा है। That's why the correct answer is 0 actually. Okay, क्वेरी को थोड़ा समझकर आंसर देना पड़ेगा। Then, what SQL command can be used to delete columns? अगर आपको delete syntax पता है तो you can give the correct option as D. Alter table, table name, drop column, column name. This is the syntax for deleting columns from a table. So answer D is the correct option. Same way adding columns के लिए क्या option होता है? Alter table, table name, add column name होना चाहिए. That keyword is very good. So answer A is the correct option. रोज को रिमूव करने के लिए एक टेबल दिया कस्टमर, क्या कमांड यूज होता है? डी डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर, रिमूव नहीं होगा, अपडेट नहीं होगा, ड्रॉप भी नहीं। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर कमांड आप यूज करते हो एलिमिनेट करने के लिए टेबल में फ्रॉम ए डेटाबेस, क्या करेक्ट कमांड ऑप्शन होता है? ड्रॉप टेबल कस्टमर इज द करेक्ट ऑप्शन। डिलीट नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा, अपडेट भी नहीं हो सकता, ऐसे सोचकर आपको बोलना पड़ेगा। Then, how to select all data from student table starting from the letter R? मैंने अभी पहले आपको बोल रहा था लाइक कैसे यूज करना है, इसमें दिया है देखो, select star from student where name like or percentage, और परसेंटेज दिया है तो जितना भी मैचिंग R की तरफ से मिलता है वो सब आपको डिस्प्ले में मिलेगा। That's why we make use of like which is called as pattern matching. सेम पैटर्न को मैच करके आपको आउटपुट में प्रिंट करेगा, आउटपुट के फॉर्म में आएगा। That's why we use percentage which is called like percentage, we call it as pattern matching उसको बोलते हैं। Next, which of the following SQL query is correct for selecting the name of the staff from a table called staff info where salary is between 10,000 और 25,000? यहाँ ऑप्शन डी होता है क्योंकि select name from staff information where salary is 10,000, 20, मैं पूछ रहा हूँ where salary is 10,000 और 25,000, और कीवर्ड देखना पड़ेगा। That's why I am giving the option where salary in 10,000, 25, and नहीं हो सकता, A is the wrong option, B will be the correct option. Then select the right statement to insert values. Insert का syntax पता होना चाहिए। ये कुछ लोग गलत ऑप्शन देते, वैल्यूज छोड़ देते और insert student value into कीवर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट। C is the correct option because insert into student values, brackets, then you can give the corresponding values. Next one, dash joins two or more tables based on a specified column value, not equaling a specified column value in another table. Non-equi join, मैंने equi join के बोला equal होना चाहिए। अगर मैं इस सवाल यहाँ पूछ रहा हूँ not equaling a specified column, so the correct option will be non-equi join. इक्वी जॉइन है, इक्वी जॉइन में इक्वल होना चाहिए, आउटर जॉइन भी नहीं हो सकता, नेचुरल जॉइन भी नहीं हो सकता। इन एसक्यूएल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड? सी अपडेट डीएमएल में आता है, ग्रांट व्हिच इज नॉट ए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पूछ रहा हूँ, रिवोक आ सकता है, रीनेम आ सकता है, ग्रांट भी आ सकता है, बट अपडेट इज व्हिच विल नॉट बी पार्ट ऑफ डेटा, इट इज पार्ट ऑफ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। Sir, I had one query. Tell me. Sir, in SQL, which of the following is not a data definition language? Sir, revoke and grant is a part of data control language. Very good. Yeah, good thing I told you. Yeah, what you said is correct. I agree. इसी के
मैं पूछने वाला था, इसलिए मैं एक ऑप्शंस दे देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए। DDL में आता है क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप, टू बी मोर स्पेसिफिक, ओके। DML में आता है इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। DQL में आता है सेलेक्ट। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में आता है ग्रांट एंड रिवोक, एग्री, ओके। दिस आर ऑल द कमांड्स। सो इसमें इसलिए मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूँ आपको, ताकि आप एटलीस्ट कुछ बहुत डल चल रहा है, एटलीस्ट यू बी एबल टू कम आउट विद दैट। नाउ आई एम हैप्पी एटलीस्ट वन स्टूडेंट हैज कम आउट। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट आर द करेक्ट ऑप्शंस हियर? क्विक, द आंसर कैन बी, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? सी एंड एक और क्या होना चाहिए? The answer will be ये, क्या क्या आंसर होना चाहिए? सर ए सी डी। ये भी ए होना चाहिए सर, सी होना चाहिए और डी होना चाहिए। rename will come in DDL or not? Sir, rename will come in DDL because we use sir, we use rename to rename the table. Very good, very good. Your answer is correct, absolutely correct. मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा ताकि आप लोग डाउट्स पूछ सके। The correct answer will be ये, C and D. Rename will come in the DDL action. Okay, so that will be the correct option. 30. Okay, next. Count the function in SQL which will return the number of, आंसर ये होता है वैल्यू सेक्शन। डिस्ट्रिंग नहीं हो सकता है, ग्रुप्स नहीं हो सकता है, कॉलम्स नहीं हो सकता। नल इस ऑप्शन पूछ रहा हूँ, डी। नल को क्या बोलते हैं? इट इज नॉट ए वैल्यू एक्शन। सेम एज जीरो नहीं होगा, सेम एज ब्लैंक भी नहीं होगा, सेम एज जीरो फॉर इंटीजर भी नहीं हो सकता। सो दिस आर ऑल द लिंक्स आई हैव टेकन टू गो थ्रू ऑल दिस। इतना मैं किया, ये लिंक्स देख लीजिए, बुक्स भी देख लीजिए, आपको ज्यादा जानकारी मिलेगा। अभी मैं फीडबैक लिंक भी अभी शेयर करूंगा। इसके पहले 5 मिनट में थोड़ा JDBC ODBC के बारे में भी शेयर करना चाहता हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले मैं फीडबैक लिंक्स भी अभी आपको डाल रहा हूँ, वो भी आप ध्यान दीजिए, थोड़ा उसको भर दीजिए। Okay, this link I am sharing it with you. चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, उसको देखकर आप बढ़ते रहो। बीच में आई कंप्लीट JDBC ODBC ऑल्सो, विच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मेरा नाम है, फैकल्टी नेम भी डाल रहा हूँ इसमें। Okay, this is my name. आपको दिख रहा है चैट बॉक्स में? Are you able to see? Yes or no? Yes or no? फीडबैक लिंक आया है नहीं? देखो, Yes, sir. ओके, ये भी बढ़ते रहो। बीच में आई कंप्लीट 5 मिनट्स आई टेक, आई कंप्लीट वन मोर थिंग JDBC ODBC के बारे में। कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ODBC एक होता है, JDBC होता है, SQL-J होता है। ODBC स्टैंड्स फॉर ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, इसका फुल फॉर्म होता है। ये इसका मतलब क्या है? इट इज बेसिकली ए स्टैंडर्ड और ए ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API उसको बोलते हैं, जो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए फायदा मिलता है ODBC यूज करने से। मेन इसमें आपको क्या समझ में आना चाहिए, मेन डिफरेंस क्या होता है ODBC JDBC? ODBC आर्किटेक्चर आप देखो, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी उसका नाम है। कोई भी आप
डेटाबेस लेकर फ्रंट एंड से उसमें कनेक्टिविटी कर सकते हो। ओरेकल, साइबेस, इन्फॉर्मेक्स होता है, जो भी एमएस एक्सेस आप कनेक्टिविटी कर सकते हो। दैट्स व्हाई दैट नेम ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी उसको बोलते हैं। उसका आर्किटेक्चर दिया है तो एप्लीकेशन लेयर होता है, एक ओडीबीसी ड्राइवर मैनेजर होता है, ड्राइवर होता है, उसके थ्रू डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क वो होता है, डेटा सोर्स एक होता है। डेटा सोर्स का मतलब शुरुआत कहाँ होता है उसको आपको सप्लाई करना पड़ेगा एक नाम, दैट वी कॉल इट एज डेटा सोर्स। वो बहुत जरूरी है ओडीबीसी आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट जेडीबीसी होता है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। आई टेल यू द मेन डिफरेंस इसमें। जेडीबीसी में जावा बेस्ड एप्लीकेशन, जावा फ्रंट एंड रखकर आप ओरेकल को बैक एंड रखकर कनेक्टिविटी कर सकते हो, जावा बेस्ड को रखकर फ्रंट एंड में आप कनेक्टिविटी कर सकते हो। बट ओडीबीसी में कोई भी फ्रंट एंड में रखकर आप कनेक्ट कर सकते हो बैक एंड एप्लीकेशन। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन, यहाँ डिफरेंस भी दिया है आपको, देखो ओडीबीसी इज यूज्ड बिटवीन एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, बट जेडीबीसी जो होता है इट इज यूज्ड ओनली बाय जावा प्रोग्रामर्स टू कनेक्ट टू डेटाबेस। यही मेन फर्क होता है दोनों में। सो दे विल आस्क यू समटाइम्स इन इंटरव्यूज difference between JDBC and ODBC. Should be able to tell the correct differences. इसमें लास्ट में थोड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे होता है। JDBC में पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको थ्रू ODBC, ड्राइवर भी होगा इसमें, कुछ पैकेजेस JDBC पैकेजेस होता है उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन यू हैव टू गिव द कनेक्टिविटी, कैसे ओपन करना है कनेक्शन टू ए डेटाबेस, यहाँ दिया है देखो, ड्राइवर मैनेजर, गेट कनेक्शन, ये सब शेयर करूंगा आपको। इसमें दोनों का पार्ट होता है, जेडीबीसी होता है, ओरेकल का भी होता है, क्योंकि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों को रिट्रीव होना है। सो दिस लिंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ेगा, विदाउट करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड आपको रिट्रीव नहीं होगा फ्रंट एंड बैक एंड सेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक रिजल्ट सेट होगा, उसमें आप क्वेरी को डालकर यू ट्राई टू रिट्रीव इट, दैट इज कॉल्ड एज स्टेप्स होगा। मैंने 6 स्टेप्स दिया है यहाँ, कैसे होता है। All these are given to you. Now coming to the last part, SQL J. ये भी एक J का मतलब जावा होता है। It is a set of programming extension that allow a programmer using the Java action. ये आज के जमाने में लेटेस्ट है SQL J, structured query language for Java based action. J का मतलब जावा होता है। It's a standard, it's easier to use the alternative to JDBC. JDBC की तरफ से alternate की तरफ SQL J भी आप यूज कर सकते हैं। इसका एक खास बात शेयर करता हूँ आप लोगों को, इट इज कॉल्ड एज एम्बेडेड SQL। एक एग्जांपल भी देता हूँ, 2 मिनट सुन लीजिए। एम्बेडेड SQL जो होता है, ये आपने आज के जमाने में आपने सुना होगा प्रोस्टार सी, प्रोस्टार, कोबाल। इसका एक एडवांटेज होता है, कोबाल प्रोग्राम में आप SQL स्टेटमेंट्स भी डाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड प्रोस्टार कोबाल। प्रोस्टार सी में, सी प्रोग्राम में आप SQL स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज एम्बेडेड सी, उसको बोलते हैं एम्बेडेड SQL भी कॉल्ड इट। So these are all the latest things coming up nowadays. Okay, सभी लोग फीडबैक फिल कर रहे हो? All of you are filling the feedback, I suppose? Yes, sir. Yes, sir. And we will stop this. Yes, sir. अब मैं आ रहा हूँ, अब आई विल लीव इट टू 5 मिनट्स 10 मिनट्स, यू कैन आस्क फॉर द डाउट्स। ओपन सेशन रखता हूँ, डाउट्स पूछ लीजिए जो भी आपको चाहिए। सो फार आई वाज टॉकिंग ऑल अलोन, कुछ लोग जवाब भी दे रहे थे। वन क्वेश्चन यू पॉइंटेड आउट, आई वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि कंप्लीटली आई वाज सेइंग वेरी डल इट वाज गोइंग, कोई भी आंसर नहीं दे रहे थे। ऐसे कुछ सवाल भी मैं डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को वो मन में लगना चाहिए गलत दिया सर ने, हम बोल देंगे। वन स्टूडेंट हैज आंसर्ड, आई वाज वेरी हैप्पी टू शेयर इट। ऐसे तेज होना चाहिए आप लोग। नाउ यू कैन आस्क 5 मिनट्स एनी डाउट्स। कैसा लगा सेशन, बोलो। हाउ वाज सेशन, वाज इट मीनिंगफुल एंड यूजफुल? यस और नो, टेल मी। मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Was it meaningful session or not? Yes, sir. It was a meaningful session. हाँ, और कुछ कमी है इसमें? Sir, कमी तो नहीं है, sir, but
थोड़े एसक्यूएल के और कॉन्सेप्ट भी बताने चाहिए थे, जैसे कि लिमिट है सर, लिमिट कैसे वर्क करते हैं, मतलब लिमिट का कैसे वर्किंग होती है। ओके ओके, सी आई टेल यू वन थिंग, जो भी इंटरव्यू और कोई इसकी तरफ से मैं ध्यान दिया आज, जो भी आपको चाहिए यू कैन आस्क मी, आई सेंड यू द एसक्यूएल ट्यूटोरियल, वो सब भेज दूंगा, पढ़ लीजिए, जो भी डाउट से पूछ सकते हैं। कैन यू डू दैट? मैं ऐसा किया है तो यस सर, यस सर, दैट डेफिनेटली आई डू। इसलिए मैं बोला ना, जो भी आपकी जरूरत पड़ेगी यू कैन मेल मी, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, आई सेंड यू द करेक्ट लिंक्स। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो भी आप लोगों को चाहिए नोट्स, कभी भी मेरा मेल आईडी भी दिया है, मैं शेयर करूंगा शाम को, उसमें लेकर आप पूछ सकते हो अपने कोऑर्डिनेटर से, मेरा डिटेल्स सब कुछ आप पूछ सकते हो। आई विल बी एबल टू सप्लाई विद गुड नंबर ऑफ नोट्स। मैं आज के आई फोकस कंप्लीटली ऑन द इंटरव्यू एंड कुछ थोड़ा एमसीक्यूज पूछा तो उसमें थोड़ा ध्यान देकर लिया है। अब जो लिमिट वो सब पूछ रहे हो एसक्यूएल ट्यूटोरियल में आ जाएंगे, वो सब नोट्स में प्रोवाइड करूंगा कभी भी। Is it clear what I'm saying? यस सर, I'll be definitely doing, don't worry about it. I'll wait for you, now you can fill your feedbacks. सब लोग कंप्लीट कर दीजिए एंड 5 minutes I'm opening it, you can ask for doubts also, जो भी है पूछ लीजिए, नो कोई दिक्कत नहीं, I'll be happy to answer. आज one more thing I want to ask, students क्यों बच्चे बहुत कम हो गए? What is the reason actually? Anybody can tell me? I was asking from the beginning, कोई भी बोल नहीं पा रहे उसके बारे में। आज संख्या क्यों बहुत कम हो गया? What was the reason? Anybody can tell? Anybody can tell me? क्यों ऐसा हो गया? Saying very low response from the students. इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, जो भी लिंक्स मैंने भेजा उसको, उस लिंक्स को देख लीजिए, यू विल गेट लॉट ऑफ एमसीक्यूज विद सॉल्यूशंस भी है उसमें, तो पूरा देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसके अलावा बुक्स भी दिया, 2 रेफरेंस बुक्स, मेन बुक्स रघुराम कृष्ण इंडियन आथर्स, समझने में बहुत इजी होगा। दूसरा बुक भी दिया है एलमश्री एंड नवाते, व्हिच इज अ स्टैंडर्ड बुक ऑफ मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस नवेडेज। ये दोनों बुक्स में एग्जाम्पल्स भी बहुत इजी दिया होगा, आपको समझने में बहुत इजी होगा। एंड यू कैन गो थ्रू दैट लिंक्स, लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद आंसर्स आर आल्सो बीइंग शेयर्ड, वो समझने में आपको बहुत आसान होगा, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। डेटाबेस सारे इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना इंपॉर्टेंट है मोस्ट ऑफ द कंपनीज, उसका मैंने शेयर कर दिया आप लोगों को। जितना मैंने लिंक्स दिया उस पीपीटी में, उसमें और भी डिटेल्स आपको मिलेगा, सो दैट यू विल गेट, यू कैन बिकम कंप्लीटली थरो विद डेटाबेस, एसक्यूएल। वो जेडीबीसी ओडीबीसी का पूरा नोट्स देख लीजिए, आपको कनेक्शन में जो भी दिक्कत आए वो समझने में आसान होगा, उसको देख लिया तो। दिस ऑल विल हेल्प यू अ लॉट। जब प्रोजेक्ट करते समय भी दैट कनेक्शन विल हेल्प यू अ लॉट, एस्टैब्लिशिंग ए कनेक्शन। सम पीपल मेक मिस्टेक्स when doing the connectivity from front end to back end actually. So these whatever codings मैंने दिया है उसको देखकर आपको
करने में आसान भी होगा, इसलिए पूरा हैंडआउट्स दिया आपको।